हाँ जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे लिवरेज में लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर लेक्चर नंबर 1 में हमने काफ़ी सारा कंसेप्ट और इलस्ट्रेशन पार्ट को कंप्लीट कर दिया था। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट में स्विच ऑन होने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हम कुछ रिवाइज़ कर लें। अभी तक जो हमने समरी नोट्स में लिखा था उसे रिवाइज़ कर ले तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आइए सर जी, लिवरेज में हम समरी नोट्स को ओपन कर लेते हैं। जल्दी से ओपन कर लीजिए और हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि सर समरी नोट्स में हमने लिखवाया था सर लिवरेज में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। सर बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि सर कॉस्ट अकाउंट जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ चीज़ें पढ़ के आते थे जिसका नाम था इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में कहता है कि सर जी सेल आपके पास में होता है जिसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन मिलता है। उसमें से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो ईबीआईटी जिसे हम प्रॉफिट भी कहते हैं और ईबीआईटी भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो मिलता है। जिसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाता है सर, ईबीटी। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा यहाँ पे बता दूँ वापस से कि सर अर्निंग को प्रॉफिट भी कहा जा सकता है, तो कहीं पीबीआईटी लिखा हो तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो पीबीआईटी पीबीटी ऐसा लिखा हो तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद अर्निंग बिफोर टैक्स मिले तो उसमें से टैक्स माइनस करके अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल लीजिएगा। और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दे तो हमें अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा, जिसे हम डिवाइड बाय कर दें नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें क्या मिल जाता है सर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद हमने कुछ और भी पढ़ा था। सर जी कहते हैं कि सर लिवरेज 3 तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइन लिवरेज। कंबाइन लिवरेज तो कुछ है ही नहीं, कहता है कि सर ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल लिवरेज कर दो तो कंबाइन लिवरेज मिल जाता है। ठीक है जी सर, ये समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर इसके बाद आपने फॉर्मूले पढ़ाए थे, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल के ही फॉर्मूले याद रखने हैं, कंबाइन का कुछ याद नहीं रखना। कंबाइन का मतलब होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, उसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। तो सर ऑपरेटिंग लिवरेज में आपने पढ़ाया था कि सर अगर चीज़ें अमाउंट में गिवन है क्वेश्चन में तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। वहीं पे अगर फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें और क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन अमाउंट में है तो कहता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी आपका फॉर्मूला बनेगा। लेकिन ध्यान रहे सर, क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है तो ईबीटी में से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देना, फिर ईबीआईटी डिवाइड बाय वो चीज़ कर देना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि सर ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, ये जो वो अमाउंट है जो बिफोर टैक्स है और प्रेफरेंस डिविडेंड तो ऑलवेज आफ्टर टैक्स होता है। तो दिक्कत हो गई कि सर दोनों चीज़ में असमानता बहुत है, और अगर असमानता है तो आप इसे माइनस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि सर प्रेफरेंस डिविडेंड को सबसे पहले बिफोर टैक्स करिए, उसके बाद ईबीटी में से माइनस करिए। प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स करिए और उसके बाद ईबीटी में से माइनस कर दिए, जो अमाउंट आ गया फिर ईबीआईटी डिवाइड बाय वो अमाउंट कर देना, आपके पास में फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन है, देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। कहते हैं कि सर अगर परसेंटेज में चीज़ें गिवन है तो ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा है तो सिंपल सा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल कर देना। और अगर फाइनेंशियल लीवरेज पूछा है तो कहता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल देना। बहुत ज़्यादा सिंपल। कंबाइन लीवरेज में कुछ याद रखने वाली बात नहीं, कहता है ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल कर दो तो कंबाइन लीवरेज मिल जाएगा। यहीं पे हमने बहुत बेसिक चीज़ एक पढ़ी थी, कहता है कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो बचपन में पढ़ के आ रहे थे फाउंडेशन लेवल पे वगैरह वगैरह। कहते हैं कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कुछ फॉर्मूला रहता है प्रॉफिट, जिसे हम यहाँ पे एफएम की लैंग्वेज में ईबीआईटी भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। सर अभी अभी ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला पढ़ा, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। मतलब कि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ठीक है, और दूसरा क्या है सर, दूसरा है ईबीआईटी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, दोनों एक दूसरे से क्या है, एकदम से ऑपोजिट। तो कहते हैं कि एक और फॉर्मूला बन गया कि अगर किसी एक का अमाउंट आपको पता है तो अगर उसे 1 डिवाइड बाय कर दिया जाए तो दूसरा मिल जाएगा। कहता है ऑपरेटिंग लीवरेज चाहिए, एमओएस गिवन है क्वेश्चन में तो 1 डिवाइड बाय एमओएस कर देना, ऑपरेटिंग लीवरेज मिल जाएगा। और अगर ऑपरेटिंग लीवरेज आपको गिवन है क्वेश्चन में और पूछा गया एमओएस निकालिए तो 1 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लीवरेज कर देना, एमओएस मिल जाएगा, काम खत्म। ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहता है कि सर अगर क्वेश्चन ने इम्पैक्ट वर्ड पूछा है, इम्पैक्ट का मतलब होता है सर चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 हमने देखा था, लिख लीजिएगा इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस लिख लीजिए इलस्ट्रेशन 1। कहता है इम्पैक्ट में क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंजेस का फॉर्मूला क्या होता है सर, कोई दो अमाउंट का इम्पैक्ट आपको पूछा जाएगा,
तो कहते हैं कि सर दोनों का एक डिफरेंस ले लीजिए अमाउंट और डिवाइड बाय कर दीजिए ओल्ड अमाउंट। ओल्ड अमाउंट जो है उसे डिवाइड बाय कर दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा, काम खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखा था और बहुत ज़्यादा आसान, बचपन में पढ़ के आते थे वो चीज़ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद सर जी कहते हैं कि अगर परसेंटेज चेंज इन सेल कहा जाए, सेल वर्ड, तो सेल वर्ड का मतलब होता है पूरे के पूरे यूनिट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यूनिट चेंज होना मतलब कि सर यहाँ पे लिख लीजिएगा, यूनिट चेंज होना इट मीन्स आपके पास में सर, इट मीन्स आपके पास में सेल भी चेंज होगा। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा सर। यूनिट चेंज होने का मतलब क्या है सर, सेल भी चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बेस होता है। अगर क्वेश्चन ने सेल में चेंजेस कहा है कि 10% चेंज इन सेल, मतलब कि 10% सेल में भी चेंज होगा, 10% वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज होगा। क्या बात समझ में आ रही है सर जी? ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो भी हम समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या आ जाइए, एक क्वेश्चन लेता हूँ सर, एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन लूँगा, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। ठीक है, इसे समझने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, वैसे तो आगे हमें बहुत कुछ पढ़ना है इस पे बेस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ा होना चाहूँगा। ठीक है, देखिए ये चीज़ लिखने वाली नहीं है, ये सिंपली रफ में मैं आपको समझा रहा हूँ। कहते हैं कि सर जी मैं कहूँ कि सेल आपके पास में ₹100 है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास में मैं कहूँ सर जी ₹50 है। ठीक है, ₹50 है, और मैं कहूँ सर जी यूनिट्स आपके पास में गिवन है, यूनिट्स आपके पास में गिवन है 1000 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा मैं कहूँ सर कंट्रीब्यूशन निकालिए, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा सर, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल, सेल लिखेंगे सर। ठीक है, सेल आप लिखेंगे, सेल कैसे निकलेगा सर, सेल ब्रैकेट में लिख देंगे सर 1000 यूनिट है, एक यूनिट को हम कैसे में पर यूनिट अमाउंट है। ठीक है, एक यूनिट को हम 100 रुपये में बेचते हैं, तो सेल अमाउंट कितना आ गया सर 1 लाख। 1 लाख आपके पास में क्या आ गया, सेल। ठीक है जी सर, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो सर, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास में वही सर 1000 यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया सर 50,000। तो कंट्रीब्यूशन आपके पास में आ गया सर जी, जो पूछा था कंट्रीब्यूशन निकालो, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 50,000। ठीक है सर, अगर यहाँ पे मैं कहूँ सर, यहाँ पे मैं कहूँ कि मान लेते हैं सर, मैं कहूँ कि 10% चेंज हो रहा है, 10% यहाँ पे मैं कहूँ अब। ठीक है, 10% इंक्रीज़ हो रहा है इन सेल, वर्ड क्या यूज़ करा सर, सेल। ठीक है, वर्ड क्या यूज़ करा सर, सेल मैंने यूज़ करा है वर्ड। 10% इन सेल में चेंजेस हो रहा है। ठीक है जी सर, 10% चेंज सेल में हो रहा है। आपने कहा सर सेल में चेंज होना मतलब कि यूनिट पूरे के पूरे चेंज हो रहे हैं, मतलब कि सर आप यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सर 10% इंक्रीज़ कर दो यूनिट में, मतलब कि 1000 यूनिट पहले थे, इसमें ऐड कर दो 10%। ऐड क्यों करना है सर, 10% इंक्रीज़ हो रहा है, लेस हो रहा है तो माइनस कर देता। ठीक है, तो 1000 कैलकुलेटर में करेंगे प्लस 10%, तो आपके पास में आ जाएगा सर 1100 यूनिट्स, 1100 यूनिट्स। क्या बात समझ में आ रही है सर जी? ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे सर सेल 1100 यूनिट्स। यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, सेल का मतलब यूनिट सिर्फ और सिर्फ चेंज करने, प्राइस वही की वही रहेगी 100। ठीक है, और यहाँ पे 1100 यूनिट्स इंटू 50, वो कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है, जल्दी से निकाल लीजिए, 1100 इंटू 100 मतलब कि 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 आपके पास में, यहाँ पे 1100 इंटू 50, 55,000 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1,10,000 माइनस 55,000, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 55,000। ठीक है, 55,000। अच्छा, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। ठीक है, ये आपको नंबर 1 में दे देता हूँ कि पहला क्वेश्चन ये मैंने पूछा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये मैंने पूछा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। कहते हैं कि सर मैं अब कह रहा हूँ 10% इंक्रीज़ तो हो रहा है। ठीक है, 10% इंक्रीज़ हो रहा है बट इन सेल प्राइस। क्या वर्ड यूज़ करा सर, 10% इंक्रीज़ इन सेल प्राइस। ठीक है जी, 10% इंक्रीज़ इन सेल प्राइस। ठीक है सर, 10% इंक्रीज़ इन सेल प्राइस, ओके जी।
10% इंक्रीज इन सेल प्राइस। ओके, इसे क्वेश्चन में सोल्व करिए। इसमें सेल प्राइस वर्ड यूज़ करा है, मतलब कि सेल प्राइस को इंक्रीज करना है, यूनिट वही के वही रहेंगे। सर जी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, वो सही है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा सर जी सेल प्राइस में इंक्रीज करना है। इट मीन्स सेल प्राइस जो 100 रुपये है वही सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होगी प्लस 10% से, ठीक है, 10% से वही चीज़ आपके पास में क्या होगी सर, इंक्रीज होगी। तो 10% इंक्रीज करेंगे तो आपके पास में 110, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ सेल प्राइस इंक्रीज होगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा, यूनिट वही रहेंगे, जज्बात वही रहेंगे, सारी के सारी चीज़ें वही रहेगी। ये 1000 यूनिट थे, 1000 यूनिट ही रहेंगे, इनटू बस ये चेंज हो जाएगा 110। 1000 यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट बेस होता है, सेल प्राइस से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यूनिट बढ़ेंगे तो सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन यूनिट वही के वही रहेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो 50 रुपये थे, 50 रुपये ही रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से निकालिए सर, 1000 इंटू 110, आपके पास में 1,10,000, 1,10,000। यहाँ पे आपके पास में 50,000 आपके पास में आंसर आ जाएगा। माइनस कर दीजिए सर, आंसर आपके पास में आ जाएगा 60,000। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, अब आप बड़े हो गए हैं तो इतनी चीज़ तो आप समझ पाएंगे कि सर अगर 10% चेंजेस इन सेल कहा है, इसका मतलब होता है कि सर सेल और वेरिएबल कॉस्ट दोनों 10% से इंक्रीज होगी। आप चेक कर लीजिए, अगर यूनिट, देखिए एक बात समझिए, सेल और वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बेस होती है, बात मेरी समझिएगा आराम से। सर यूनिट इंक्रीज हो गए तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और सेल का मतलब ही क्या है सर, यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखिए, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो कहे कि सेल इंक्रीज हो रहे हैं या फिर यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों का मतलब तो एक ही है। कहता हूँ मैं कि 10% इंक्रीज इन यूनिट हो रहे हैं, 10% इंक्रीज इन सेल हो रहा है। अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तो आपको इतना कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होता, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है सर। कि पहले कंट्रीब्यूशन कितना था सर, 50,000, डायरेक्टली इसमें ऐड कर दो 10%, डायरेक्टली मिल जाएगा 55,000। चेक कर लो, 50,000 प्लस 10% 55,000 आएगा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि आप देखिए सर कि 10% इंक्रीज इन यूनिट हो रहा है, और ये दो कॉस्ट ऐसी है, सेल और वेरिएबल कॉस्ट ऐसी चीज़ है जो यूनिट के ऊपर चलती है। अगर यूनिट इंक्रीज हो गए तो वेरिएबल कॉस्ट उतना ही इंक्रीज होगा। जैसे कि आप चेक कर लीजिए, पहले कितना था वेरिएबल कॉस्ट, 50%, 10% आपने यूनिट में इंक्रीज कर दिया तो 10% आप चेक कर लीजिए, 10% ऐड करिए, 55,000। बात समझ रहे हो? ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है भाई। लेकिन सेल प्राइस जब इंक्रीज़ हो रहा है ऐसा कहा है तो ध्यान रखिएगा, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ सेल प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, बाकी सारे जज्बात वही है, ठीक है। यहाँ पे पूरे के पूरे जज्बात बदल जाएंगे, ठीक है, पूरे के पूरे जज्बात बदल जाएंगे, लेकिन ये इजी तरीके से आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि अगर पहला वाला कंट्रीब्यूशन पता है तो डायरेक्ट उसमें 10% ऐड कर देना, क्योंकि सारी चीज़ें 10% इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यूनिट 10% इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस वही के वही है। अगर सेल प्राइस आपके पास में चेंज हो रहा है तो पूरे का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो कैलकुलेशन में पूरे का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आंसर चेंज आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब समझ में आया हो तो ठीक है भाई, बहुत मेहनत कर दी। ये बचपन में पढ़ के आते थे जो आज मैंने यहाँ पे वापस से बता दिया, मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए इसलिए देख लिया मैंने। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया हो तो मेहनत मेरी सफल हो गई, ठीक है ना। चलिए, कहते हैं कि सर सेल में चेंजेस पूरा सिर्फ और सिर्फ पूछा है या फिर कहा है तो सर दोनों बदल जाएंगे और सेम परसेंटेज से, ठीक है। 10% बोला है तो दोनों 10% इंक्रीज़ हो जाएंगे, काम खत्म। लेकिन सेल प्राइस कहा है तो सर सेल प्राइस में इंक्रीज़ करके पूरी कैलकुलेशन कर लेना। अच्छा, इसके बाद सर पढ़ाया था सर वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, मतलब क्या होता है सर, आपके पास में, आपको पता ही सर, बचपन में पढ़ के आ रहे हैं। सेल के दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा सर, 40%। अगर ये आपके पास में 70% है तो ये कितना होगा सर, 30%। अगर ये आपके पास में 50% है तो ये कितना होगा, 50%, क्योंकि ऑलवेज सेल 100% होती है, उसके ही दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल और कंट्रीब्यूशन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज को हम पीवी रेशियो कहते हैं, याद रखिएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल कर दो और परसेंटेज में अमाउंट निकालो तो उसे हम पीवी रेशियो नाम दे देते हैं, और कुछ नहीं है,
ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ये लिख लीजिएगा, अभी मैं लिखवाता हूँ। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलस्ट्रेशन नंबर 4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहता है कि सर अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ऑलवेज उसे क्रॉस चेक करिएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने करवाया। सर यहाँ पे लिख लेना ताकि रिवीजन टाइम पे हम गुमराह ना हो जाए इसमें। कहते हैं कि सर अगर यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो तो क्रॉस चेक करना है। कैसे? सर 12% डिबेंचर्स 12 लाख रुपीज़ के, एग्जांपल मैंने लिखा कि सर क्वेश्चन में आपको गिवन है 12 लाख रुपीज़ के डिबेंचर है 12% वाले, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं सर, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 12 लाख इंटू 12% करेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन इस इंटरेस्ट को ऑलवेज क्रॉस चेक करेंगे, ऑलवेज क्रॉस चेक करेंगे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है तो। अगर सर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर यही इंटरेस्ट मान लिया जाएगा, यही सच्चा इंटरेस्ट है, ये मान लेंगे हम। लेकिन अगर क्वेश्चन में फाइनेंशियल लीवरेज जैसी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ऑलवेज क्रॉस चेक करेंगे। लेकिन सर ध्यान रहे, इंटरेस्ट क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन है, इंटरेस्ट आपके पास में 60,000, तो अगर डायरेक्टली आपको कहा है कि सर इंटरेस्ट आपके पास में क्या है सर 60,000 रुपीज़, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है, इसको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर वो इंटरेस्ट नाम दे के आपको तुरंत अमाउंट दे रहा है तो वो तो सही है। ठीक है, गलती इसमें हो सकती है, इसमें हिडन इंटरेस्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट इस तरीके से निकालें तो उसे ऑलवेज क्रॉस चेक करेंगे, उसे ऑलवेज क्रॉस चेक करेंगे। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, ज़रा इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आ जाइए, मॉड्यूल ओपन कर लीजिए, मॉड्यूल आपके पास में ओपन कर लीजिए। कहाँ गया हमारा मॉड्यूल? हाँ, ये रहा। सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं सर जी, क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट, हाँ, कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको कहा गया है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट की कुछ ही इमैक्स आईमैक्स आप जो भी नाम कहें, इनकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि सर अगर सेल में हम इंक्रीज़ करें 10% से, ओके, तो कर सर आपको जी क्या निकालना है, चेंज इन ईपीएस निकालना है। परसेंटेज चेंज इन सेल आपको गिवन है 10%। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखे हैं 1,57,500। ईबीआईटी आपको गिवन है 31,50,000 और ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स 14 लाख गिवन है। ठीक है, इस पर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ठीक है, जल्दी से प्रैक्टिकल बुक ओपन कर लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक हम। ठीक है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक हम यहाँ पे ओपन करके स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से हेडिंग दीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए, हेडिंग दे दिया होगा आपने। जल्दी से स्टार्ट करते हैं सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास। ठीक है, अच्छा, क्या क्या चीज़ें गिवन है, सबसे पहले तो मैं वही लिखना चाहूँगा। सर आपको यहाँ पे गिवन है परसेंटेज चेंज इन सेल गिवन है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सेल आपके पास में गिवन है। कितना है सर, वोट है 10%। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सेल 10% है। फिक्स कॉस्ट आपके बाद में गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, फिक्स कॉस्ट ₹1,57,500। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कहते हैं सर ईबीआईटी आपके पास में है। ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी कहते हैं ₹31,50,000 है। ठीक है जी, 31,50,000। इसके बाद सर ईबीटी गिवन है, अर्निंग बिफोर टैक्स, कितना है, ₹14 लाख। ठीक है, ₹14 लाख आपके पास में गिवन है। ठीक है, इतनी चीज़ें गिवन है। ओके, इसी चीज़ पे हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्या निकालना है सर, परसेंटेज चेंज इन आपके पास में ईपीएस पूछा है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पूछा है। अब हम यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं। चलिए, कहते हैं सर जी आपके पास में ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, निकाल लेंगे, लेकिन अगर यही चीज़ को हम इनकम स्टेटमेंट में पुट कर दें तो मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी ऐसा लग रहा है।
अगर इनकम स्टेटमेंट में ये चीज़ आप लिखे और फिर इनकम स्टेटमेंट को देखें तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप एक काम करिए सर, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करिए, जैसे कि मैंने साइड में कर रखा है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ऊपर ऊपर से प्रिपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रफ काम कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 1,57,500, ठीक है। इसके बाद सर ईबीटी आपके पास में गिवन है, ये वाली चीज़। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं धीरे चल रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ चलें, इनकम स्टेटमेंट आपका प्रिपेयर भी हो जाए और मेरे साथ साथ आप काम चले। क्या गिवन था सर? ईबीआईटी भी गिवन है 31,50,000, ये भी लिख दो 31,50,000। इसके बाद कहते हैं सर ईबीटी है 14 लाख आपके पास में, ठीक है, ये 14 लाख आपको गिवन है, ठीक है। इसके बाद कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई और चीज़ आपके पास में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं सर? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में से 1,57,500 माइनस करें तो हमें ये मिलता है, तो हम इसे ऐड कर देंगे, वापस मिल जाएगा, ठीक है। छोटी बचपन वाली बातें हैं यार, ठीक है। दोस्त ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करवा रहे हैं, ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हमसे कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है। 33 लाख आपके पास में 7,500, ठीक है। इसके बाद सर इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, आंसर इज़ नो, लेकिन डिफरेंस इंटरेस्ट ही होगा, सीधी सी बात है। निकालिए सर, डिफरेंस कितना है? 31,50,000 माइनस 14 लाख, आपके पास में डिफरेंस आ गया 17,50,000। क्या बचपन जैसी कैलकुलेशन करवाते लेते हैं, ठीक है। ऐसी कोई कैलकुलेशन करता है भला, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज़ें गिवन है? और कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कहते हैं सर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालिए, परसेंटेज पूछा है। तो एक काम करता हूँ सर जी, मैं परसेंटेज वाले दो फॉर्मूले हमारे पास में, ऑपरेटिंग लीवरेज का, ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है, और फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग का क्या है सर? परसेंटेज चेंज इन कहते हैं, परसेंटेज चेंज इन, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर पूरा ही लिखने दो, वरना कहेंगे सर ने ही गलत लिखा है। परसेंटेज चेंज इन, आपके पास में बताइए क्या है सर? परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सॉरी ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। लिखवाया हुआ ना समरी बुक में, आपको लिखवाया है, ठीक है। कहाँ गए हमारी समरी बुक? ये रही समरी बुक में, आपको देख लीजिए परसेंटेज, ये वाला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल लिखवाया था, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करना है। कहाँ गया हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक? प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक ये रहा। तो कहते हैं सर जी ये तो सही है, चलिए। इसके बाद सर फाइनेंशियल लीवरेज का भी फॉर्मूला पुट कर देते, ताकि एक ओवरऑल हम यहाँ पे देख पाएंगे क्या है नहीं, क्या नहीं, ठीक है सर। कहते हैं सर इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, कहता है डिवाइड बाय करिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। और कुछ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन के हिसाब से पता है वो मैं अगर देखूँ, तो मुझे परसेंटेज यहाँ पे चेंज इन सेल पता है 10%, कहाँ पे है? ये रहा, ये मुझे पता है 10% है, ठीक है। और कुछ चीज़ें नहीं पता है सर जी, और कुछ चीज़ें नहीं पता है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, मुझे लग रहा है कि मैं ये दो चीज़ तो निकाल सकता हूँ, ये ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकता हूँ और फाइनेंशियल लीवरेज निकाल सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। बताओ क्या निकाल सकते हो? बड़े आराम से सर, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, और ये सारी चीज़ें अमाउंट में है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहा होगा सर? अमाउंट का फॉर्मूला रहा होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या है सर? ईबीआईटी। बताइए कंट्रीब्यूशन कितना है? 33,75,000,
और EBIT कितना है 31,50,000। बताइए कितना आ रहा है 33,075,500 डिवाइड बाई 31,50,000। आपके पास में आंसर आएगा 1.05। 1.05 ठीक है 1.05। ये आपके पास में क्या आ गया सर ऑपरेटिंग लीवरेज। इसी के साथ मैं लीवरेज आपके पास में फाइनेंशियल निकाल सकता हूँ। फाइनेंशियल लीवरेज इसका फॉर्मूला क्या रहता है सर EBIT डिवाइड बाई EBT। प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं है इसलिए डायरेक्टली EBT आ जाएगा, इसमें से कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। EBIT तो पता है 31,50,000। EBT भी पता था ना, हाँ EBT भी पता है 14 लाख आपके पास में। निकाल लीजिए आंसर 31,50,000 डिवाइड बाई 14 लाख। ये आपके पास में आ जाएगा 2.25। 2.25 सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सा आंसर। ठीक है लीजिए, तो ये दो चीज़ तो निकाल लिए। ठीक है ये कितना है 1.05। ये आपके पास में 1.05 और ये आपके पास में 2.25। लीजिए, अब रूल क्या कहता है सर, बचपन में पढ़े किसी फॉर्मूले में अगर दो चीज़ पता है आपको तो तीसरी चीज़ निकाल सकते। अगर किसी फॉर्मूले में दो चीज़ पता है तो तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं या फिर नहीं, बड़े आराम से सर। तो ये 10% है या फिर इसे लिख सकते हैं 0.1। अगर 0.1 इस तरफ जाएगा तो करिए 1.05 इंटू 0.1 तो क्या आया सर, इंटू 0.1 करेंगे। परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 10.5% आया। ठीक है 10.5%। लीजिए निकाल लिया। अब ये 10.5% जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 10.5% को हम यहाँ पे पुट कर देंगे आपके पास में। देखिए परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है यहाँ पे डाल दिए, ये आपके पास में 10.5% है। ठीक है अब यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज इन EPS निकाल लेंगे बड़े आराम से। ठीक है 10.5% मतलब कि डिवाइड बाई 100 करूँ तो 0.105 इंटू 2.25। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। पेन चेंज करेंगे यहाँ पे सर जी, ये आपके पास में आंसर आ गया सर जी। 23.625%। 23.625% ये आपके पास में आंसर। ठीक है ये आपके पास में आंसर लीजिए। ठीक है लीजिए आपके पास में आंसर। ठीक है परसेंटेज चेंज इन EPS ही पूछा था ना, एक बार मैं देख लूँ परसेंटेज चेंज इन EPS ही पूछा था ना। हाँ परसेंटेज चेंज इन EPS ही पूछा था, तो परसेंटेज चेंज इन EPS हमने निकाल के दे दिया आपके पास में। ठीक है जी परसेंटेज चेंज इन EPS हमने निकाल के दे दिया है। कितना आंसर होगा सर, कहाँ पे निकाला, हाँ 23.62% आप कह सकते हैं या फिर 625% कह सकते हैं आप। ठीक है चलिए, तो ये आपके पास में आंसर है। थोड़ा यहाँ से अलग से लिखने दे भाई, ये आपके पास में आंसर। ठीक है ना, वरना मिलेगा नहीं अपने को। ठीक है ओके, ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट। एक बार सॉल्यूशन में चेक कर लेते हैं या फिर लास्ट में कर लेंगे, चलो ठीक है। वैसे गलत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है अपने गलती में कहाँ हो सकती है भाई, एकदम आराम से कैलकुलेशन करेंगे तो कहाँ ही गलती हो सकती है। ठीक है गलती नहीं हो सकती। चलिए, और मेरे से गलती हो भी गई तो आप है ना मेरे साथ। ठीक है आप मुझे बता देंगे कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हम 2 के स्टार्टिंग करते हैं। कहते हैं कि सर प्रोडक्शन लेवल यूनिट्स आपको दे रखे। ठीक है और कहते हैं सर जी प्रोडक्शन लेवल के बाद आपको कहता है कि सर 150 कंट्रीब्यूशन है, ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, कंबाइन लीवरेज गिवन है। अच्छा ये दो चीज़ गिवन है तो फाइनेंशियल लीवरेज बड़े आराम से निकल जाएगा। टैक्स रेट गिवन है, कहता है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है। क्या निकालना है सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बाद कुछ पूछा है नहीं, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स ही पूछ रहा है। अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है ना, सबसे पहले काम करो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। सेल्स आपके पास में
जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, थोड़ा सा जो, हाँ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। सर ये रट लेंगे हम, ये चीज़ आपको रट लेनी है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, क्या चीज़ मिलेगी सर? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, ईबीआईटी मिलेगा, ठीक है। कहाँ तक जाना है? क्वेश्चन में पूछा था ईएटी तक जाना है, ठीक है। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, ईबीटी मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से अगर टैक्स माइनस कर दे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है @30%। टैक्स रेट तो ऑलवेज क्वेश्चन में ही गिवन होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये थोड़ी ना टैक्सेशन है जहाँ पे हमें रेट याद रखने पड़े, ठीक है। यहाँ पे तो रेट ऑलवेज गिवन होते। अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा जो हमें निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई गिवन है? आंसर इज़ यस। कंट्रीब्यूशन गिवन है डायरेक्टली, ठीक है। तो कर दीजिए 2500 इंटू 150 कर देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 2500 इंटू 150 कर देंगे, ठीक है, इंटू 150 कर देंगे तो आपके पास में कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आ जाएगा कितना? 3,75,000, 3,75,000, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट में है सारी की सारी चीज़ें, ये चीज़ भूलनी नहीं है, इसके मार्क्स कट जाते हैं दोस्त। एग्ज़ाम में आप ये चीज़ नहीं भूलेंगे, रुपीज़ इन लैक्स वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। ये कॉमा भी नहीं भूलेंगे, ये तो बस मैं यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब कि यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं है कंप्यूटर में, ठीक है। बाकी नोटबुक में मैं पूरी की पूरी चीज़ें ये लिखता था जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व करता था तब, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन सर ही यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे। देखिए ये मेरे लिए नया है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगता है। बाकी मैं नोटबुक में पूरी की पूरी चीज़ें लिखता था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी लिखना है, ठीक है जी। चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में है सर जी, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ के बेस पे मुझे सारी चीज़ निकालनी है, ओके कोई दिक्कत नहीं। और क्या चीज़ गिवन है? ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइन लीवरेज। अच्छा सर यहाँ पे ध्यान दे, तो कंट्रीब्यूशन कहाँ पे आता है सर? फाइनेंशियल लीवरेज में आता है या फिर फाइनेंशियल लीवरेज में आता है या फिर ऑपरेटिंग लीवरेज में? सर ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, उसमें आता है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है आपके पास में सर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, ठीक है। इसमें से दो चीज़ें हमें पता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑपरेटिंग लीवरेज पता है 6, कंट्रीब्यूशन हमें पता है 3,75,000। ईबीआईटी मिल जाएगा सर? बिल्कुल मिल जाएगा, क्या ही दिक्कत आएगी। ईबीआईटी आपके पास में हो जाएगा, ईबीआईटी आपके पास में 3,75,000 डिवाइड बाई 6, ईबीआईटी 62,500, 62,500 ईबीआईटी आपके पास में। लीजिए काम ख़त्म। इसके बाद कहते हैं सर जी, ओके ये तो चीज़ ठीक है। ऑपरेटिंग कंबाइन लीवरेज गिवन है, कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला हमें पता है सर। कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला पता है सर जी, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन में गिवन है 6, फाइनेंशियल लीवरेज नहीं पता लेकिन निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी की दो चीज़ें हमें पता है। कंबाइन लीवरेज भी पता है 24। बताइए फाइनेंशियल लीवरेज कितना आ गया? फाइनेंशियल लीवरेज कितना आ गया? ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज है 6, यहाँ पे चला जाएगा तो 24 डिवाइड बाई 6 करिए, 4 आपके पास में कंबाइन लीवरेज आ गया। लीजिए जी, ये काम खत्म। ईबीआईटी मिला था ना, तो इसे यहाँ पे लिख लीजिए ताकि हमें फिर पता चले कि क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा मिसिंग है। ईबीआईटी मिल चुका है 62,500। अच्छा, अगर ये दो चीज़ मिल चुकी है, फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा बड़े आराम से, 3,75,000 माइनस 62,500, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा ये 3,12,500। ठीक है, ये चीज़ तो हमें मिल गई। आगे अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। सर फाइनेंशियल लीवरेज पता है ना, तो एक काम करते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पुट करके देखता हूँ क्या कुछ मिल सकता है। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता था भूल गया मैं यहाँ पे। हाँ, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। प्रेफरेंस शेयर वगैरह है नहीं, ईबीटी डायरेक्ट लिख देंगे।
वरना फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, ईबीटी डायरेक्ट लिख दो, काम ख़त्म करो। अच्छा ईबीआईटी पता है, हाँ जी अभी अभी निकाला 62,500 ऊपर ही दिख रहा है 62,500। ईबीटी नहीं पता, लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज अभी अभी निकाला 4, तो कैलकुलेशन करके ईबीटी तो निकाल ही सकते हैं। लो जी एक और चीज़ हमने निकाल ली, बहुत बढ़िया। ठीक है 62,500 डिवाइड बाई 4 तो 15,625, ये चीज़ भी हमारे पास में आ गई 15,625। ये कौन सा आया, ईबीटी 15,625। अच्छा ये आपके पास में टैक्स रेट 30% है, तो 30% माइनस करेंगे तो आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा -30%। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 10,937.5। क्वेश्चन में यही पूछा था ना, लीजिए आंसर भी आ गया, काम ही ख़त्म। तो इसे मैं थोड़ा सा बॉक्स कर देता हूँ। ठीक है जी, लीजिए ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट, ये आपका आंसर। ठीक है लास्ट में आंसर चेक कर लेंगे, अभी सही आ रहा होगा। ठीक है बड़े आराम से ही तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती आपको लग सकती है। ठीक है गलती कोई आ सकती है ऐसा लग नहीं रहा है, बाद में देख लेंगे क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि सर कंपनी ए की इन्फॉर्मेशन है, कंपनी बी की इन्फॉर्मेशन है, आपको प्रिपेयर करना है इनकम स्टेटमेंट। इस बार इनकम स्टेटमेंट ही पूछ लिया है, तो यहाँ पे वापस से जैसे मैं करवाता हूँ सर, कंपनी ए का मैं करवाऊँगा, कंपनी बी का आप जो है होमवर्क में करेंगे। ठीक है आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है जी चलिए। अच्छा बढ़िया बात यह है कि देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है। ठीक है तो खुश हो जाइए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है क्या ही दिक्कत हो सकती है, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये लीजिए आपके पास में, चलिए इनकम स्टेटमेंट हेडिंग दीजिए, इनकम स्टेटमेंट आपके पास में बन जाएगा। पर्टिकुलर वगैरह ये सारी चीज़ें तो लिखना आता ही आपको। ठीक है मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास में कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में से सर जी फिक्स कॉस्ट माइनस करा। ठीक है फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करा तो क्या मिलता है सर, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। इसके बाद इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। ठीक है अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। अच्छा इसके बाद कुछ यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह कुछ है नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही तक कैलकुलेट करना है, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है चलिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सेल कितना है ये बताइए, नहीं पता, एमओएस गिवन है, इंटरेस्ट डायरेक्टली गिवन है, तो ये लिख दूँ सबसे पहले। कंपनी ए की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, कंपनी बी की कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है अच्छा सेल इंटरेस्ट पता है ना 3,000, यहाँ पे लिख दूँ इंटरेस्ट 3,000। ठीक है अच्छा यहाँ पे लिख लेना, इन रुपीज़ है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है 3,000 आपके पास में यह अमाउंट है। ओके लाइन ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा। ओके इसके बाद कोई डायरेक्ट अमाउंट पता हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कुछ यहाँ पे गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है ये मुझे बताइए। ठीक है वर्किंग यहाँ पे करेंगे, वर्किंग नॉट हेडिंग भी दे सकते हैं आप। ठीक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मुझे बताएंगे। सर जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है ऑपोजिट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, इसका उल्टा है ईबीआईटी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। सिंपल सी चीज़ है, कोई एक चीज़ याद रखो, दूसरा तो उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है तो ईबीआईटी या फिर आप प्रॉफिट कह सकते हैं इसे, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है तो यहाँ पे ईबीआईटी कितना है नहीं पता,
कंट्रीब्यूशन कितना है नहीं पता सर। अच्छा ये पता है क्या, हाँ ये पता है सर 0.20, ठीक है। अच्छा सर जी ये सब तो ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता अपने को, ओके जी। यहाँ पे तो कुछ हो सके ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है, ठीक है। तो सर यहाँ पे इसे यहीं पे रहने देना पड़ेगा और हमें दूसरा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में जैसे होता है वैसा ही कर रहा हूँ। देखिए मुझे तो पता है कि कहाँ से आंसर निकलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ठीक है। कि आप यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करेंगे, आपको लग रहा है यहाँ से आंसर नहीं निकलेगा, तुरंत दूसरा फॉर्मूला, दूसरी कोई चीज़ ऐसी जहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सके। पीवी रेशियो है, लेकिन पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज इसका फॉर्मूला होता है सर जी आपके पास में EBIT डिवाइड बाई EBT। प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट EBT आ जाएगा, कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, EBT। अच्छा फाइनेंशियल लीवरेज तो पता है, इसने कहा है 4 है, ठीक है। सर इसमें EBIT कितना है नहीं पता सर, EBT कितना है सर ये भी नहीं पता, ओ हो, तो ये भी नहीं पता। बस एक ही चीज़ पता है इंटरेस्ट, लेकिन दिमाग में बत्ती जली। सर आपने एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन करवाया था, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाए थे। आपने सिखाया था कि सर कन्वर्जन कर सकते हैं, कि जैसे कि EBT को हमें लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो वो हेल्प करेगा सर। कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीवरेज में, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। कोई एक चीज़ पता है आपको तो उसे ऐसे चेंज करना सीखिए। EBIT तो ऐसे ही रहेगा, इसे हम EBIT माइनस इंटरेस्ट लिखे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमें पता है, ठीक है। तो कोई एक चीज़ हमें पता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें पता हो जाएगी तो एक चीज़ निकाल लेंगे। 4 EBIT नहीं पता, डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT तो नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट पता है। कितना है सर क्वेश्चन में गिवन है 3000। लीजिए काम ही ख़त्म हो गया, ये इस तरफ जाएगा तो 4 EBIT, यहाँ पे 12,000 और EBIT, ठीक है। ये 1 EBIT इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि EBIT इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 12,000 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3, ठीक है। समझ आया, ये 1 EBIT इस तरफ आएगा तो 3 EBIT हो जाएगा और 12,000 उस तरफ जाएगा, फिर 12,000 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो आपके पास में कितना आ जाएगा सर, EBIT 4,000 आ जाएगा, ठीक है। EBIT 4,000 लीजिए, एक और कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर दी, 4,000 EBIT मिल गया है, EBIT 4,000, तो ये माइनस कर देंगे इंटरेस्ट तो 1,000 आपके पास में EBT मिल गया, ठीक है। टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है 45% है दोनों के लिए, ठीक है। तो 45% मतलब कि ये आपके पास में 450, ठीक है। कितना आएगा सर, 1,000 इंटू 45%, तो 450 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आपके पास में जो है वो क्या आ गया सर, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स 550। लेकिन सर इसने पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट पूछा है, मतलब कि ऊपर की इन्फॉर्मेशन भी ऐसे ही नहीं रहने देनी है, निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है सर। अब एक चीज़ मिल गई ना, अब सारी चीज़ मिल जाएगी। देखिए EBIT मिल गया, ऊपर हमने कुछ छोड़ा था, वहाँ पे EBIT आ रहा है, हाँ जी EBIT आ रहा है, ठीक है। तो EBIT लिख दो, इसमें कितना आया था EBIT, अभी निकाला 4,000, तो यहाँ पे 4,000 निकालोगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा बड़े आराम से। लीजिए एक के बाद एक अब सारी चीज़ें मिलने लगेगी। देखिए एक चीज़ निकाल ली, सारी चीज़ें आपके हाथ में। 4,000 डिवाइड बाई 0.2, 20,000 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 20,000 कंट्रीब्यूशन, लीजिए 20,000 कंट्रीब्यूशन, 20,000 यहाँ पे पुट कर देंगे। 20,000 जैसे ही पुट कर दिया, फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 16,000, ठीक है। 16,000 माइनस करा होगा 4,000 आपके पास में। अच्छा अब कहते हैं कि सर कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज का रेशो तो गिवन है 25%, मतलब कि ये कंट्रीब्यूशन कितना है सर, 25% है, ठीक है। अगर 100% निकालना है तो निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। 20,000 डिवाइड बाई 25% कर दो, मैंने सिखाया अभी इलस्ट्रेशन पार्ट में, ठीक है। 20,000 है आपका अमाउंट, डिवाइड बाई 25% कर दो तो 100% अमाउंट मिल जाएगा, मतलब कि
सेल मिल जाएगा आपको। कितना है सर? 80,000। ठीक है, बचपन में पढ़ते थे ऐसी चीज़, बचपन में पढ़ते थे कि सर जी अगर 20,000 रुपीज़ अगर 25% है, ठीक है, तो 100% कितना होगा? ऐसा बचपन में पढ़ते थे। 100% मतलब कि सेल, ठीक है, 100% मतलब कि सेल। 100% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 25 करिए, 80,000 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि क्या आ जाएगा सर? 60,000 वेरिएबल कॉस्ट। लीजिए, सारी की सारी चीज़ें आपके पास में कंप्लीट। ठीक है, कंपनी ए का पूरा इनकम स्टेटमेंट आपके पास में आ गया। ठीक है, तो कंपनी ए का मैंने करवा दिया, कंपनी बी का आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, बी का आपके पास में होमवर्क रहेगा। बी का आपके पास में क्या रहेगा सर? होमवर्क रहेगा। ठीक है, लीजिए, तो एक होमवर्क आपके पास में हो गया। ठीक है जी, चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में होमवर्क में रही। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। कहते हैं कि सर जी आपके पास में किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, 10% डिबेंचर गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहता है कि सर जी सेल डिक्रीज़ हो रही है टू 1 लाख यूनिट्स एज़ कम्पेयर टू 1,20,000 यूनिट्स। मतलब कि 1,20,000 यूनिट्स थी हमारी सेल, लेकिन डिक्रीज़ होकर अब 1 लाख हो चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल प्राइस जो है वो कहता है 12 रुपीज़ पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपये पर यूनिट, 8 रुपीज़। ठीक है, और कहता है फिक्स एक्सपेंस जो फिक्स कॉस्ट हमारी होती है वो 2 लाख आपके पास में है। ठीक है, 30% आपके पास में इंटरेस्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है आपके पास में, और चीज़ें ख़त्म। पूछा क्या है? कहता है कि सर फाइनेंशियल लीवरेज निकालिए दोनों के लिए, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए, और फिर दोनों के चीज़ों को निकाल के फिर ईपीएस में चेंजेस भी निकाल देना। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा सर? दोनों का ईपीएस निकालना पड़ेगा, दोनों की कंपैरिजन करके इम्पैक्ट निकालेंगे। ये परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मतलब कि इम्पैक्ट पूछा है, तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन में बता देता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, ये इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, इसलिए आ जाइए सॉल्यूशन पे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। कहते हैं कि सर जी सबसे पहले तो हम इनकम स्टेटमेंट पहले लिख लेंगे। ठीक है, सेल में से सर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन मिलता है। फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, ईबीआईटी मिलेगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी मिलेगा। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो ईएटी मिलेगा, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, दोनों चीज़ लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। बस यहाँ तक लिख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, अच्छा ईपीएस निकालना है ना, तो आगे तक लिख लेते हैं। चलिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे, क्या मिलेगा सर? ईपीएस आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो ईपीएस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने यहाँ पे रखा है अभी तक। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी तक रखा है, अभी तक हमने ये प्रिपेयर किया। अब धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं और आगे देखते हैं क्या चीज़ हमारे पास में होती है। चलिए, तो यहाँ पे हाइलाइटर ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहते हैं कि सर जी बताइए आगे क्या करना है। सिंपल सी बात है, जो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले वो लिखिए। सर सेल 12 रुपीज़ है और 8 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, तो निकाल लीजिए। 1,20,000 यूनिट की एक बना लीजिए कॉलम, और ये एक 1 लाख की। ठीक है, दोनों की निकालनी पड़ेगी ना, इसने दोनों के लिए निकालने के लिए कहा है, तो दोनों के लिए कॉलम बनाएंगे। 1,20,000 इंटू 12 करिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा सेल, और इंटू 8 करेंगे तो आपके पास में वेरिएबल कॉस्ट, तो इससे कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज बी फिक्स। ठीक है, चाहे वो कितने भी यूनिट हो, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज बी फिक्स। ठीक है जी, अच्छा, इससे आपको क्या मिल जाएगा सर? ईबीआईटी मिल जाएगा। ईबीआईटी मिल गया, काम खत्म। इसके बाद तो सर इंटरेस्ट तो यहाँ पे गिवन है, देखिए क्वेश्चन में 10% डिबेंचर्स। ठीक है, तो 10 लाख का 10% करेंगे, 1 लाख आपके पास में इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो ईबीटी मिल गया। ईबीटी में से टैक्स माइनस करना होता है, टैक्स रेट क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होता है 30%, तो 30% माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी वर्ड यूज़ करें। ठीक है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको मिल गया। अब प्रेफरेंस शेयर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मतलब कि 10 लाख आपके पास में आंसर है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल गया, तो ईपीएस आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, ईपीएस कितना बनेगा ज़रा कैलकुलेट करके निकालिए। ईपीएस कितना बनेगा? यहाँ पे कितना आया था सर? प्रॉफिट आफ्टर या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,26,000 डिवाइड बाई, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे आपके पास में 10,000 शेयर्स है,
तो 10,000 डिवाइड बाई करो 12.6 आपके पास में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इन लोगों ने कैलकुलेशन कर रखी है ईपीएस की, देखिए 12.6। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आप सिंपली कैलकुलेशन करेंगे। 1 लाख इंटू 12 करेंगे, 12 सेल प्राइस है तो 12 लाख। 1 लाख इंटू 8 करेंगे, आपके पास में वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट मिल गई, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज भी फिक्स, चाहे कितने भी यूनिट्स बदल जाए, इधर के उधर हो जाए। ठीक है, इसके बाद ईबीआईटी आप निकाल लेंगे फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद। जैसे ही ईबीआईटी मिल गया, इंटरेस्ट तो भाई सेम ही रहता है, उसे यूनिट से क्या लेने देना, जितना उधार लिया है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यूनिट इधर के उधर हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इंटरेस्ट मिल गया आपके पास में, तो माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। 30% माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके हाथ में। ठीक है जी, क्लियर। अब ईपीएस निकाल लीजिए, इसका 7 आ जाएगा। ईपीएस जैसे ही निकाल लिया, काम खत्म हो गया। ये सारी चीज़ निकाल के आप फाइनेंशियल लीवरेज दोनों का निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकते हैं। एक और चीज़ पूछी थी कि चेंजेस इन ईपीएस निकालिए, तो इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखवा हूँ, तो सर फॉर्मूला क्या था सर, डिफरेंस ले लो। सबसे पहले डिफरेंस डिवाइड बाई ओल्ड। फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था डिफरेंस डिवाइड बाई ओल्ड। यही फॉर्मूला लिखवा है, समरी नोट्स ओपन करके देख लीजिए। डिफरेंस ले लीजिए दोनों का, दोनों ईपीएस का डिफरेंस ले लीजिए। 12.6 माइनस 7, डिफरेंस कितना है 5.6, डिवाइड बाई ओल्ड। ओल्ड कौन सा है सर, ओल्ड कौन सा है, पहले कितना हुआ करता था सर, 1,20,000। ठीक है, मतलब कि पहले हमारा सेल 1,20,000 हुआ करता था, तो 1,20,000 ओल्ड है। 1,20,000 की कॉलम कौन सी है, ये वाली। तो ये 12.6 हमारा ओल्ड है, 12.6 लिखिए और आंसर निकाल लिया। इंटू 100 करिए तो चेंज आपको मिल जाएगा, डिवाइड बाई 12.6 परसेंटेज, तो 44.44%। लीजिए, इतना सा आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूरे 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, पूरे 10 नंबर। ठीक है, जो आपको दे के जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी कैलकुलेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सर सेल आपको दे रखा है, कोई टीएम कंपनी करके है। ठीक है, उनकी सेल आपको गिवन है। ठीक है जी, सेल आपको गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सेल आपको गिवन है कितनी, 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपको सेल गिवन है। ठीक है जी, इसके बाद कहता है सर आउटपुट जो है वो 20 लाख रुपीज़ का आपके पास में आउटपुट है। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन 10 लाख रुपीज़ है, डायरेक्टली आपको गिवन है सारी की सारी चीज़ें। ओके, इसके बाद कहता है सर प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ये शॉर्ट में लिख रहा है। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब कि ऑपरेटिंग लीवरेज जो आप निकालते थे ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, वही है आपके पास में, वो डायरेक्टली आपको गिवन है 2.5। ठीक है, इसके बाद कहता है कि कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल नहीं है इनके पास, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह कुछ आएगा ही नहीं। कहते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख है। इसके बाद कहता है सर जी, इसके बाद कहता है एप्लीकेशन जो है आपके पास में, इनकम टैक्स रेट आपको 50% गिवन है। ठीक है, इसके बाद कहता है सर डिबेंचर्स भी है आपके पास में, जिस पे इंटरेस्ट 16% के हिसाब से चलता है। ठीक है, पर एनम। और कहता है कि अब आप कैलकुलेट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप कैलकुलेट करिए यहाँ पे ईपीएस एंड अमाउंट ऑफ डेप्थ इफ़ कहता है कि 25% डिक्लाइन कर दिया जाए सेल में, तो ईपीएस 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपको सेंटेंस स्टेटमेंट गिवन है। ये क्या है सर, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन आपका सोल्व होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गिवन है, इससे ही क्वेश्चन आपका सोल्व हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले समरी बुक को ओपन करिए, उसमें एक स्टेटमेंट लिखवाना है, एक आपके पास में नोट लिखवाना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, लिखिएगा। सर कहते हैं कि सर वाइप आउट का पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए सर वाइप आउट, वाइप आउट। ठीक है, लिखेगा सर वाइप आउट मीन्स बिकम ज़ीरो। वाइप आउट का मतलब होता है कि ज़ीरो हो जाना।
ठीक है। जैसे कि आपके पास में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में ईपीएस, आपके पास में एग्ज़ाम्पल वर्ड लिखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ सर ईपीएस बिकम, या फिर ईपीएस वाइप आउट द ईपीएस, ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। वाइप आउट्स ईपीएस, जो वर्ड आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ठीक है, वाइप आउट ईपीएस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सर इट मीन्स ईपीएस बिकम ज़ीरो, ठीक है, ईपीएस बिकम ज़ीरो। या फिर इसे और दूसरे तरीके से भी रीड कर सकते, या फिर हमें ये भी कह सकते हैं कि ईपीएस डिक्लाइन बाय 100%, 100% डिक्लाइन हो चुका है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर परसेंटेज में बोलना हो तो 100% डिक्लाइन हो गया, ठीक है। और या फिर हम आप अमाउंट में लिखना चाहते हैं तो अमाउंट का मतलब होता है ज़ीरो आपका हो चुका है, ठीक है। तो दो तरीके से आप इस चीज़ को बोल सकते हैं, दो तरीके से, ठीक है, दो तरीके से आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। या तो ईपीएस ज़ीरो हो गया। वाइप आउट का मतलब क्या हुआ सर? वाइप आउट का मतलब क्या होता है? वाइप आउट का मतलब रहता है सर जी कि ईपीएस ज़ीरो हो गया, या फिर परसेंटेज की लैंग्वेज में बोलना है तो परसेंटेज की लैंग्वेज में कह सकते हैं ईपीएस 100% डाउन हो गया। 100% डाउन मतलब कि ज़ीरो हो गया, ठीक है। दोनों का मतलब तो एक ही निकलता है, क्या सर? ज़ीरो हो जाना, ठीक है, क्या सर? ज़ीरो हो जाना। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये वाइप आउट का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में खूब पूछा गया, पास्ट एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये लीजिए वाइप आउट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अपने मॉड्यूल में आ जाइए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक ओपन कर लीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक ओपन कर लीजिए। चलिए हेडिंग दे दीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर अब 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, ठीक है। चलिए ओके, सही चल रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सर जी क्या कहा था, सारी चीज़ें गिवन है, सेल वगैरह कंट्रीब्यूशन वगैरह गिवन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेता हूँ, तभी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो सेल माइनस, लीजिए मैंने स्टेटमेंट बना दिया आपके पास में, इनकम स्टेटमेंट आप भी बना लीजिए फटाफट से, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आप एक काम कर सकते हैं कि इसको बाद में खुद से ट्राई कर सकते हैं। पहले आप जो है क्वेश्चन अच्छे से मेरे साथ समझ लीजिए, फिर वापस से इसे कैलकुलेट करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहते हैं कि सर जी आपके पास में कॉन्ट्रीब्यूशन आपको डायरेक्टली गिवन है 10 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर 10 लाख है, ठीक है। ये आपके पास में 10 लाख रुपीज़ है, इन रुपीज़ सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ आपके पास में ये कंट्रीब्यूशन है। आगे कह रहा है कि सर ऑपरेटिंग लीवरेज आपको गिवन है। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना गिवन? ऑपरेटिंग लीवरेज 2.5 है। अच्छा, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला पुट करिए, मुझे लगता है उससे कुछ मिल पाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज या फिर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों एक ही चीज़ है। क्या फॉर्मूला है सर? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, यही फॉर्मूला है सर। ऑपरेटिंग लीवरेज तो कहा है इसने 2.5 है। कंट्रीब्यूशन भी अभी अभी हमने देखा सर, गिवन है क्वेश्चन में, कितना था सर? 20 लाख रुपीज़। कितना? 10 लाख रुपीज़ था, 10 लैक्स। तो आपको मिल जाएगा सर EBIT, ठीक है। EBIT कितना होगा? लो जी, एक चीज़ तो मिल गई, काम ही ख़त्म हो गया
सर जी कहता है 2.5, 10 लाख डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, तो आपके पास में कितना आ गया सर? 4 लाख। ठीक है, 4 लाख EBIT मिल गया, तो यहाँ पे 4 लाख लिख देता हूँ। ठीक है, EBIT आपके पास में 4 लाख। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आपको मिल जाएगी 6 लाख। फिक्स कॉस्ट आपको मिल जाएगी 6 लाख। अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें गिवन है क्या? अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, लेकिन इसने क्लियरली बोल रखा है कि कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो डायरेक्ट इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी करेंगे तो EPS मिल जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर? EPS, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अच्छा, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। इसके बाद कहता है 1 लाख इक्विटी शेयर है। ठीक है, 1 लाख आपके पास में इक्विटी शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स। ठीक है, इसके बाद क्या कहा सर? इसके बाद डिबेंचर्स की बात कर रहा था सर। इंटरेस्ट रेट आपका 16% है, 16% इंटरेस्ट रेट है, लेकिन डिबेंचर कितना है वो तो बताया नहीं, वरना इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेते, काम ख़त्म हो जाता, लेकिन इसने नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ 16% है, यही बताया। ठीक है, आगे क्या कहता है? कहता है कि सेल रेवेन्यू ऑफ 20 लाख रुपीज़। अच्छा, कहता है कि ये सेल रेवेन्यू ऑफ 20 लाख रुपीज़, ये तो बताया ही था, लिख ही सकते सर। सेल 20 लाख रुपीज़ है, ये तो डायरेक्ट ऊपर ही बताया था 20 लाख रुपीज़। ठीक है, ये हम भूल गए थे लिखना। चलिए, 20 लाख, तो आपके पास में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 10 लाख। ठीक है, ओके जी, ये चीज़ तो ख़त्म। कहता है कि सर आपके पास में निकालना है EPS और अमाउंट, ये डिबेंचर अमाउंट निकालना है खुद से। ठीक है, इंटरेस्ट निकालिए, डिबेंचर का अमाउंट निकालिए, खुद से निकालना है। एक स्टेटमेंट गिवन है, कहता है कि अगर सेल में मैं 25% डिक्रीज़ करूँ तो EPS 0 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, कहते हैं कि सर जी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर जी 25% डिक्रीज़ करना है। ठीक है, कितना? 25% डिक्रीज़ हो रहा है, किस में सर? सेल में। याद रहे सर, वर्ड समझ में आ रहा है सर? सेल, समरी नोट और ओपन करिए। सर मैंने कहा था, अभी पढ़ा है, अभी इलस्ट्रेशन के साथ सीखे, स्टार्टिंग वहीं से करी कि सर सेल चेंजेस हो रहा है, मतलब कि ये सेल का मतलब यूनिट पूरे के पूरे चेंज हो रहे हैं, और यूनिट का चेंज होना मतलब कि डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन में 25% लेस कर दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, काम ख़त्म करो। ठीक है, काम ख़त्म करो। 10 लाख माइनस 25%, 7,50,000। डिटेल में पढ़ा दिया इसलिए, ठीक है, स्टार्टिंग में ही डिटेल में पढ़ा दिया ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। 7,50,000, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपके पास में आंसर आ चुका है, काम ख़त्म। और करना चाहते भी हो तो क्या ही 20 लाख माइनस 25% करो, दोनों में 25% माइनस करना है, और कुछ नहीं। तो ये 15 लाख आपके पास में। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल लिखा है, सेल का मतलब यूनिट कम हो रहे हैं, अगर यूनिट कम होते तो दोनों सेम लेवल पे डिक्लाइन होते। तो 10 लाख माइनस कितना था? 25%, तो 7,50,000। ठीक है, और आपके पास में कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 7,50,000। ठीक है जी, चीज़ें ख़त्म। अच्छा, फिक्स कॉस्ट आपके पास में ऑलवेज भी फिक्स। ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है, 6 लाख आपके पास में ऑलवेज भी फिक्स, चाहे कुछ भी हो जाए ये तो फिक्स ही रहता है। अच्छा, तो 6 लाख माइनस कर देंगे, कितना आया सर? 1,50,000। ओके, ये चीज़ आपके पास। अब सर इम्पोर्टेंट बात ये करी थी, कहता है कि सर अगर सेल में इतना डिक्लाइन किया, 25% कर दिया, हाँ जी कर दिया, कहते हैं कि इससे क्या होगा सर? EPS वाइप आउट हो जाएगा। EPS क्या हो जाएगा सर? आपके पास में वाइप आउट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। EPS वाइप आउट हो जाएगा। EPS वाइप आउट हो जाएगा मतलब कि अगर 25% डिक्लाइन किया ना, तो EPS क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। EPS की जगह 0 पुट कर दो, EPS की जगह 0 पुट कर दो। शेयर तो 1 लाख ही रहेंगे, चाहे वो यूनिट बदले या फिर नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 1 लाख थे शेयर, हमेशा रहेंगे। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना दोस्त, यहाँ पे कितना अमाउंट होगा जिसे मैं डिवाइड करूँ 1 लाख से, तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। यहाँ पे कितना अमाउंट होगा? ठीक है,
समझ रहे हो? यहाँ पे कितना अमाउंट होगा डिवाइड बाई 1 लाख करूँ तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए, ऑब्वियसली 0 होगा। 0 डिवाइड बाई 1 लाख 0 आ जाएगा। ऐसा कोई दूसरा केस नहीं हो सकता जो यहाँ पे कुछ और हो और आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑलवेज यहाँ पे 0 होगा तभी तो आंसर 0 आ रहा है। मतलब कि कहना चाहता है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा ही नहीं। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 0 होगा तभी ईपीएस 0 बन रहा है। अब कहता है कि सर जी ये बताओ कि टैक्स रेट कितना है, क्वेश्चन में गिवन था। टैक्स रेट क्वेश्चन में नहीं गिवन था क्या? क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं गिवन था। हाँ गिवन है, ये रहा 50%। वही तो मैं सोचूं क्यों नहीं गिवन है, 50% गिवन है। ठीक है, तो टैक्स रेट तो 50% ही रहना है। ठीक है, टैक्स रेट तो 50% ही रहना है। अब थोड़ा सा और सोच के बताओ वापस से, यहाँ पे कितना अमाउंट होगा जिसमें मैं 50% टैक्स रेट माइनस करूँ तो आंसर 0 आना चाहिए। ओबियसली ये भी 0 ही होगा। 0 में से 50% माइनस करोगे तभी 0 आएगा। ठीक है जी। अच्छा सर, तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया ना। अब कहते हैं कि सर EBIT 1,50,000, इंटरेस्ट पता नहीं, लेकिन EBT 0 आना चाहिए। तो कहता है 1,50,000 में से ऐसी अमाउंट माइनस करना जिससे आंसर 0 आना चाहिए। ओबियसली 1,50,000 में से 1,50,000 माइनस करोगे तो ही क्या बनेगा सर, सीधी सी बात है 0 बनेगा। अच्छा मेरी बात समझना, यूनिट बदले या फिर ना बदले, इंटरेस्ट ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज सेम रहता है, इंटरेस्ट ऑलवेज सेम रहता है। तो ये तो 1,50,000 यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही एक मेन था पॉइंट। काम खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 4 लाख माइनस 1,50,000 करिए, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 में से 50% टैक्स रेट कटेगा, दूसरा क्या आ जाएगा 1,25,000। 1,25,000 डिवाइड बाई 1 लाख कर देंगे, आपके पास में 1.25 EPS मिल गया। लो जी, आपके पास में आंसर EPS मिल गया 1.25। क्या पूछा था सर? EPS निकालिए और डेप्थ कैपिटल भी निकालिए। तो ये आपके पास में EPS तो मिल गया। डेप्थ कैपिटल कैसे निकलता है सर? बेड़ी डेप्थ कैपिटल सिंपल सी चीज़ है सर, डेप्थ कैपिटल निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। कहता है कि सर इंटरेस्ट कितना है 1,50,000, डिवाइड बाई उसका परसेंटेज कर दो 16%, डेप्थ कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, 1,50,000 डिवाइड बाई 16% तो 9,37,500। सिंपल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपके पास में सिंपल सी चीज़। लो जी, दोनों चीज़ें हमने निकाल ली, काम ख़त्म हो जाता है आपके पास में। ठीक है, काम ख़त्म हो जाता है आपके पास में। ठीक है जी, बस एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें लिख के आना। यहाँ पे जो मैंने कहा है कि इफ़, यहाँ पे पूरा लिखना, इफ़ द सेल डिक्रीज बाई 25% और फिर कैलकुलेशन बताना कि 20 लाख माइनस 25% कैसे आया, 15 लाख कैसे आया, 20 लाख माइनस 25%, ऐसी सारी कैलकुलेशन दिखा के आना बस। ठीक है, पूरे का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अच्छा, फिर लास्ट में देख लेंगे सॉल्यूशन मैच हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है सर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन से बता दूं, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। कहते हैं सर जी क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन है। कहते हैं सर कोई बी लिमिटेड करके कंपनी है। ठीक है, नाम में वैसे भी क्या रखा है, तो बी लिमिटेड करके कोई कंपनी है और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इन चीज़ों में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में क्या है देख लेते हैं। कहते हैं कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट वगैरह की इन्फॉर्मेशन गिवन है। बैलेंस शीट क्यों गिवन है पता नहीं चल रहा है, आगे देखते हैं। कहता है सेल आपको गिवन है 3,40,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपके पास में इंक्लूडेड है, ऐसा चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, डेप्रिसिएशन आपके पास में इंक्लूडेड है। ओके, इसके बाद कहता है EBIT आपको मिल गया, EBIT में से इंटरेस्ट वगैरह माइनस करा, ये सारी चीज़ें। पूछा क्या है, कहता है कि सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए, फाइनेंशियल लीवरेज निकालिए, कंबाइंड लीवरेज निकालिए एट द करंट सेल लेवल। मतलब कि जो ऊपर गिवन है उस पर आपको जो है ऑपरेटिंग लीवरेज और
फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज निकालना है। तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या? आंसर इज़ नो। यहाँ पे थोड़ा सा हमें इनकम स्टेटमेंट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं यहीं पे। ठीक है सर जी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। ठीक है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है सर? कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर? EBIT। ठीक है, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो EBT मिलेगा। और यहीं तक रखते हैं क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ तक ही होता है, आगे कुछ नहीं करने की ज़रूरत। सेल आपको ऑलरेडी गिवन है 3,40,000, सेल 3,40,000 है, सेल 3,40,000। ठीक है, इसके बाद बताइए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में ध्यान रखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है सर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। जहाँ पे उन लोगों ने बता रखा है कि सर फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन क्या हो, फिक्स कॉस्ट, ये आपके पास में 60,000 है। तो बताइए रिमेनिंग क्या होगा सर? वेरिएबल कॉस्ट। तो 1,20,000 में 60,000 अगर फिक्स कॉस्ट है, अगर 60,000 क्या है सर? फिक्स कॉस्ट, तो बाकी का वेरिएबल कॉस्ट होगा 60,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट बड़ा ही सिंपल। बताइए 60,000 माइनस करके कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 3,40,000 माइनस 60,000, 2,80,000। और फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट तो अभी निकाला सर 60,000 है। ठीक है, तो EBIT मिल जाएगा माइनस 60,000, 2,20,000। कहते हैं इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन था 60,000, माइनस करिए 60,000 तो आपको EBT मिल गया 1,60,000। बस अब फॉर्मूला पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या है सर? कहाँ गया? ये रहा फॉर्मूला। इन लोगों ने लिखा नहीं, लेकिन एग्जाम में हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है सर? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये गलत लिखा है, पूरे का पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ता है। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाई EBIT। कंबाइंड लीवरेज कितना है सर? कंबाइंड लीवरेज 2,80,000 है, 2,80,000 डिवाइड बाई EBIT कितना है सर? 2,20,000। तो 2,80,000 डिवाइड बाई 2,20,000, आंसर आपका आएगा 1.27। ठीक है, इसके बाद कहता है सर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज पूछा है। फाइनेंशियल लीवरेज का है या फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, दोनों एक ही वर्ड है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? EBIT डिवाइड बाई EBT। EBIT कितना है? 220, EBT कितना है? 160। आंसर आ जाएगा आपके पास में। आपके पास में कंबाइंड लीवरेज पूछा है, मल्टीप्लाई कर देना दोनों चीज़ का मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास में आंसर आ जाएगा। लीजिए, ये काम तो ख़त्म। इसके बाद कहता है कि सर जी दूसरा क्वेश्चन पूछा, पहला तो हो गया, दूसरा पूछा। कहते हैं कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे साथ साथ भी लिखा था कि सर डेप्रिसिएशन के अलावा सारी चीज़ें वेरिएबल है। ठीक है, वैसे भी नहीं किया गिवन होता कुछ भी तो डेप्रिसिएशन को हम फिक्स ही मानते। ठीक है, इसने तो क्लियरली बता भी रखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नहीं बताया होता तो भी फिक्स कॉस्ट ही मानते डेप्रिसिएशन को। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कहता है सर सेकंड क्वेश्चन, टोटल असेट रिमेन सेम। ठीक है, कहता है सेल हम अगर चेंज करें, इंक्रीज़ कर दे 20% से। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा कि सेल को हम डिक्रीज़ कर दे 20% से, तो आपको EPS निकालना है। तो क्या निकालना है सर? EPS। ठीक है, तो दो केस पूछे। देखिए दो केस को दो कॉलम बनानी पड़ेगी, एक इंक्रीज़ बाय 20%, एक डिक्रीज़ बाय 20%। ठीक है, और सेल है सर जी, सेल है मतलब कि सर वेरिएबल और सेल दोनों चीज़ को कम आप जो है कम कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे बनाया है इनकम स्टेटमेंट, सेल में 20% इंक्रीज़ करना है, बड़ा ही सिंपल है। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2,80,000 डिवाइड बाई 2,80,000 प्लस 20% कितना आया? 3,36,000। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन लिखा ही नहीं। ठीक है, ये करना ही नहीं, कंट्रीब्यूशन प्रॉपरली इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। तो 3,36,000 आपके पास में क्या आ जाएगा सर? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट तो ऑलवेज भी फिक्स। ठीक है,
तो ये माइनस करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 2,76,000। ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी कर सकते हैं सर जी। सेल में 20% डिक्लाइन करना है, सेल में डिक्लाइन करो, वेरिएबल में डिक्लाइन करो, कंट्रीब्यूशन में करो। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं कंट्रीब्यूशन में 20% माइनस कर दूँ तो आपके पास में 2,24,000 आ जाएगा। ठीक है, ये सेल में डिक्लाइन बोलते हैं ना, बहुत अच्छा रहता है। सेल प्राइस में अगर डिक्लाइन बोलेंगे तो कैलकुलेशन पूरा करना पड़ता है, इसमें कितना अच्छा है देख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट प्लस कैलकुलेटर में प्लस 20% माइनस 20% करना है, आंसर आपके सामने। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सिंपल, खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो करवा चुका हूँ ऐसे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कहते हैं कि सर किसी कंपनी की बैलेंस शीट आपको गिवन है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कि सर फिक्स कॉस्ट आपके पास में 4 करोड़ है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। बढ़िया है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही होना चाहिए, मैं आपको इलस्ट्रेशन में भी बता चुका हूँ। वेरिएबल कॉस्ट आपको 65% है, लेकिन ध्यान रहे सर, मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया कि वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया जाए या फिर पीवी रेशियो, ये ऑलवेज ऑन सेल ही होता है, ऑलवेज ऑन सेल अमाउंट। ठीक है, सेल का 65% करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, अच्छा ये आप मेरे साथ रेशियो एनालिसिस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे गिवन है तो इसका फॉर्मूला मैं बता दूँ, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए, कहते हैं कि सर जी आपके पास में वेरिएबल, आपके पास में टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट, सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा टोटल असेट टर्नओवर, मतलब कि 2.5 है। ठीक है, 2.5। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, लेकिन रेशियो एनालिसिस में इसे पढ़ेंगे बड़े आराम से। ठीक है, इनकम टैक्स रेट 30% आपको क्वेश्चन पूछा है, ईपीएस, ऑपरेटिंग लीवरेज, ये सारी चीज़ें निकालिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपली मैं एक यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे, बस बात ख़त्म। कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, ईबीआईटी मिलेगा। ठीक है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी मिलेगा। ठीक है जी, अच्छा बताइए क्या क्या चीज़ें पता है सर। फिक्स कॉस्ट पता है 4 करोड़। ठीक है, इसके बाद और कोई चीज़ें पता है क्या, और कोई चीज़ें हमें पता हो ऐसा कुछ, तो और कोई चीज़ें तो 65% वेरिएबल, और कोई चीज़ नहीं पता। अच्छा, ये फॉर्मूला दिया है जिसमें टोटल असेट तो हमारे पास में है, देखिए टोटल असेट 20 करोड़। ठीक है, तो अच्छा इसमें से हम सेल निकाल पाएंगे, देखिए 20 करोड़ आपके पास में क्या है सर, टोटल असेट, ये 2.5, ये 20 करोड़, तो सेल मिल जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, सेल हमें मिल जाएगी आपके पास में, लीजिए 20 करोड़ इंटू 2.5, तो सेल आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, सेल आपके पास में कितनी हो जाएगी सर, 50 करोड़। लीजिए सेल आपके पास में आ चुकी है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास में आंसर 50 करोड़। कंट्रीब्यूशन तो अभी अभी इसने बता रखा है सर कितना, 65%, तो 50 का 65% कर दो, 32.5 करोड़। ठीक है, माइनस कर देंगे, आपके पास में कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, माइनस 50 कर देंगे, 17.5 करोड़। ठीक है, और उसमें से 4 करोड़ फिक्स कॉस्ट माइनस करो, तो आपके पास में 13.5 करोड़। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है सर। इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे सर, 50 आपके पास में 10 करोड़ है, इसका 15% करो, कितना आ रहा है सर, 1.5 करोड़ इंटरेस्ट। लेकिन सर एक नोट लिखवाई थी आपको, इम्पोर्टेंट नोट, कि सर जब भी ऐसा कुछ हो कि 15% डिबेंचर्स, तो इसे ऑलवेज क्रॉस चेक करना। ठीक है, इस इंटरेस्ट को रियल मत मान लेना, पहले चेक कर लेना कि क्वेश्चन में फाइनेंशियल लीवरेज ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो फिर इसे रियल मान लेना। अच्छा, क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज तो दूर की बात है, इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये सही है। ठीक है, इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये सर सही है। ठीक है, और इसे यहाँ पे पुट कर देंगे 1.5 करोड़।
क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 13.5 माइनस 1.5 12 करोड़। ठीक है, अब क्या ही करना है, इनकम स्टेटमेंट तो मैंने प्रिपेयर करवा दिया, वैल्यू फॉर्मूला पुट करिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, क्या कोई बड़ी बात है? ठीक है जी, तो होमवर्क में इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऊपर में मैंने ये होमवर्क में आपको दिया है, ये चीज़ होमवर्क में प्रोवाइड करी। ओके, अब ये चीज़ होमवर्क में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 7th क्वेश्चन भी होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ओके, सारी चीज़ें तो मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे करना क्या है, फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू भी निकाल के दे दिए, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, काम खत्म। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक चीज़ है। ठीक है, एक भी चीज़ नहीं है, वैसे तो कुछ भी नहीं है, बस ये जनरल नॉलेज की बात है, कुछ बता देता हूँ, काम ख़त्म, ताकि ऐसा ना लगे कि पूरा ही क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चलिए, कहता है कि सर जी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, कहता है प्रोडक्शन यूनिट आपको गिवन है, 75% आपके पास में कहता है कि हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो सेल वगैरह इस पे कैलकुलेट होता है, जितना प्रोडक्शन करोगे वही सेल करोगे, सीधी सी बात है। देखिए, कैपेसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इररेलेवेंट है, इग्नोर करो। ठीक है, ये चीज़ को इग्नोर करो। ओके जी, ये चीज़ को इग्नोर करेंगे। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही सेल करोगे, सीधी सी बात है, जनरल नॉलेज की बात है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो प्रोडक्शन किया ही नहीं है आपने, उसे सेल कैसे कर सकते हो? सीधी सी बात है, आपके पास जो यूनिट है ही नहीं, उसे सेल कैसे करोगे? ठीक है, तो उसके लिए प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। कहते हैं प्रोडक्शन तो हम 75% करेंगे, तो 12,000 का 75% करो, 75%। सारी चीज़ें कैलकुलेशन 3,000 यूनिट पे ही होगी, ध्यान रहे सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, 4,000 पे मत करना, 4,000 इरेलीवेंट है। ओके सर, ये समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस 30 है, तो 3,000 इंटू 30 करेगा, आपको मिल जाएगा क्या चीज़ सर? सेल मिल जाएगा। यहाँ पे देखते जाओ, सेल, वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ जो मुझे बतानी थी कि सर यहाँ पे दो सिचुएशन, मतलब कि दो कैलकुलेशन आपसे करवाएगा, दो सिचुएशन गिवन है। देखिए, आपको यहाँ पे दो सिचुएशन गिवन है, तो जब ऐसा हो कि दो तीन चीज़ें आपको गिवन है, दो सिचुएशन, तीन सिचुएशन, तो आपको दो कॉलम बनानी पड़ेगी या फिर तीन कॉलम, जितनी भी गिवन है। दो सिचुएशन है, दो कॉलम बनानी पड़ेगी, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। ठीक है, और इसके अंदर भी दो दो प्लान है। आप देखिए, फाइनेंशियल प्लान 1 और फाइनेंशियल प्लान 2। तो आप इसे एक काम करिए, इसे मुझे ही कैलकुलेट करवाना पड़ेगा, वरना फिर क्या है कि आप ये इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, टाइम लगाएंगे। चलिए छोड़िए, मैं आपको करवाता हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, ऊपर ऊपर से कैलकुलेशन करवाता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक ओपन कर लीजिए, हेडिंग दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ओपन, हेडिंग दे दीजिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में 8। ठीक है जी, चलिए, ओके, पहले कॉलम बनाइए सर जी, इनकम स्टेटमेंट, हेडिंग दीजिए इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर वगैरह हेडिंग दीजिएगा, वो मैं नहीं दे रहा हूँ, आप देख देंगे। ठीक, पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह ये सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, सेल्स। ठीक है, या फिर ऊपर का कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, रुकिए, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ये आपके पास में इनकम स्टेटमेंट का पूरा ये स्टेटमेंट यहाँ तक का कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ आपके पास में। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत ना आए। चलिए, ये चीज़ आपके पास में ख़त्म। ओके जी, ये चीज़ आपके पास में ख़त्म। चलिए, ओके, कहते हैं कि सर जी थोड़ा स्टेटमेंट बनाने में ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट बनाने में क्या ध्यान रखना है सर? स्टेटमेंट बनाने में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो दो कॉलम बनानी है आपको। ठीक है, दो दो कॉलम बनानी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या चीज़ सर? दो सिचुएशन है तो दो कॉलम बनाएंगे सर। सिचुएशन, थोड़ा सा जूम कर दूँ आपके पास में, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। ठीक है,
ध्यान रहे सर, सिचुएशन भी दो है, प्लान भी दो है। ध्यान रहे सर, सिचुएशन के अंदर प्लान होते, प्लान के अंदर सिचुएशन नहीं होती, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हम प्लान अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रहे सर, सिचुएशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लान होते, तो सिचुएशन में भी प्लान ए है और प्लान बी है, ठीक है। इसके अंदर भी प्लान ए है और यहाँ पे बी है। बस इस तरीके से कॉलम बनानी है, कौन सी बड़ी बात थी, ठीक है। कॉलम बनानी है, बस यहाँ पे काम ख़त्म। लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आ पाए। लीजिए, यहाँ पे सिचुएशन ए और बी की लाइन ड्रॉ कर दी हमने यहाँ पे। ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी ए के लिए, और ये आपका बी की कॉलम, ठीक है। लीजिए, काम ख़त्म हो गया, ठीक है। बी की कॉलम थोड़ी सी छोटी हो गई तो इसे बड़ा कर देते। ओके, डन, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में, बस इस तरीके से कैलकुलेशन करनी थी, काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते जाना है, बस काम ख़त्म। सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो सिचुएशन का डिफरेंस है वो पहले पुट कर दो ताकि कोई गलती ना हो पाए, ठीक है। जो सिचुएशन का डिफरेंस है वो पहले पुट कर दो ताकि कोई गलती ना हो पाए। चलिए, ये मैं सबसे पहले ये थोड़ा बहुत काम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। सबसे पहले सिचुएशन में चेंजेस क्यों है। सिचुएशन 1 में आपका 15,000 का फिक्स कॉस्ट रहेगा, बी में सिचुएशन 2 में 20,000। तो यहाँ पे सिचुएशन 1 में 15,000, 15,000, ठीक है। और बी में वो बढ़ के 20,000 हो जाएगा, 20,000, 20,000, ठीक है। इसके बाद प्लान में क्या डिफरेंस है, प्लान में तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का डिफरेंस है। इक्विटी 10,000 हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी अमाउंट में, रुपीज़। अच्छा, अमाउंट में है, ठीक है, अमाउंट में होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं सर 10,000 आपके पास में, यहाँ पे 5,000 है, इंटरेस्ट रेट बदलेगा, ठीक है। तो निकालिए 10,000 इंटू 20%, 2,000। यहाँ पे इंटरेस्ट, प्लान ए जहाँ जहाँ है वहाँ पे 2,000 इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। प्लान ए है 2,000, दूसरा प्लान ए यहाँ पे है 2,000। बस एक दो चीज़ ही ध्यान रखनी थी, बाकी सब कुछ ठीक है। 5,000 है, 20% करिए, 5,000 इंटू 20%, 1,000। तो यहाँ पे 1,000 है, जहाँ जहाँ प्लान बी है वहाँ पे 1,000 का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब सारी चीज़ें तो सेम है, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट करना है सर। सेल कितना है, 3,000 इंटू 30, ठीक है, 3,000 इंटू 30। तो आपके पास में 90,000, हर जगह 90,000 90,000 लिखना है बस, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट करना है। 90,000 90,000 90,000 90,000, ठीक है। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट वही है सर 15 के हिसाब से, ठीक है। तो आधा हो जाएगा 30,000 30,000, ठीक है, 30,000 माइनस करना है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 30,000, 30,000, 30,000। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट करने के 10 नंबर दे रहा है, ठीक है। 15,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे 15,000 आ जाएगा, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे 20,000 है तो माइनस करेंगे 10,000 आपके पास में, यहाँ पे भी 10। कॉपी पेस्ट करने के नंबर दे रहा है, बोलो। अच्छा, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13,000, 1 माइनस करेंगे 14,000, 2 माइनस करेंगे 8,000,
8000, यहाँ पे 9000। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है जी। अच्छा 1 मिनट, हमने यहाँ पे 30,000 लिख दिया, मैंने तो 50% कर दिया था। यहाँ पे तो 45,000 आएगा, गलती कर दी हमने गलती कर दी, कॉपी पेस्ट करने में हमने कैसे गलती कर दी। 45,000 है यहाँ पे। ठीक है, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। गरीबी में आटा गीला। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रीब्यूशन आपके पास में, ठीक है। इंटरेस्ट तो सही था, EBIT मिटाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है कभी कभी। ठीक है, जल्दबाजी में। 3000 इंटू 15 45,000 आता है। ठीक है, 45,000 और 45,000। ठीक है, माइनस करेंगे वही आंसर आएगा सर, 45,000 45,000 45,000। ठीक है जी, तो आंसर तो वही आना है, 45,000 45,000 45,000। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर है। कंट्रीब्यूशन वही आएगा सर, 45,000 इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद 45,000 में से 15 माइनस करेंगे सर। 45,000 में से 15,000 30,000। 45,000 में से 15 30,000। 45,000 में से 20 माइनस करेंगे। ठीक है, 45,000 में से 20 माइनस करेंगे, आपके पास में 25 25,000 और 25,000। 30,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, 28,000। 1,000 29,000 माइनस आपके पास में आ गया। 25,000 में से 23,000 और 1,000 मतलब कि 24,000। ठीक है, टैक्स रेट तो क्वेश्चन में गिवन होता है, कहीं ना कहीं ढूंढ लीजिएगा। टैक्स रेट क्वेश्चन में ना गिवन हो ऐसा कैसे हो सकता है सर जी? टैक्स रेट नहीं गिवन है ना सर जी, नहीं गिवन है। अगर टैक्स रेट नहीं गिवन है, मैं इसका मतलब ये कहना चाहता है सर, यहाँ तक ही कैलकुलेट करिए, आगे मत करिए। ठीक है, यहाँ तक ही कैलकुलेट करिए, आगे मत गिवन करिए। ठीक है, फिर भी आगे क्वेश्चन में पढ़ लेते क्या पूछा है। ठीक है, आगे क्या पूछा है सर जी क्वेश्चन में। कहते हैं कि सर जी ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज निकालना है। ठीक है, ऑपरेटिंग कंबाइंड वही निकालना है, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो इसी कॉलम में आगे बढ़ाना। देखिए, प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आपको आती है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आती है, मैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बनाएं। ठीक है जी, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे आप लिख देंगे सर जी ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली यहाँ पे देखिए 45,000 डिवाइड बाई EBIT करेंगे, EBIT 30, इस तरीके से करते रहिए। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पे ही निकाल लेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पुट करेंगे सर, EBIT डिवाइड बाई EBT। ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 30,000 डिवाइड बाई EBT कितना है, 28,000। ठीक है, इसके बाद कंबाइन लीवरेज तो डायरेक्टली सीधी सी बात है सर, कंबाइन लीवरेज तो सिंपल सी बात है सर, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई करके दिखा देना और आंसर बता देना। ठीक है, सब में आंसर निकाल के दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यही काम करना है। तो एक ही पूरे के पूरे फॉर्मेट में पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ICAI ने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में बॉक्सेस बनाए। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा, एग्ज़ाम में आप फटाफट से काम करना पड़ेगा, एक ही बॉक्स में काम ख़त्म करिए। इस तरीके से एग्ज़ाम में करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये होमवर्क में रहेगा, आप बाकी का काम कंप्लीट करिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में मिस्टेक है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, ऊपर से इन्फॉर्मेशन मैं कवरेज करवा दूँ। इसमें मिस्टेक क्या है कि इन लोगों ने ड्राफ्टिंग मिस्टेक करी है, ठीक है। क्या है सर, कहते हैं कि सर ये जो वैल्यू लिया है ना 2.5 3,40,000, ठीक है, ये गलत लिया है। इसमें क्या होता है कि सर क्वेश्चन बनाने से पहले पूरे का पूरा एक स्टेटमेंट बनाना होता है, उस स्टेटमेंट में से क्वेश्चन बनाना होता है, लेकिन इन लोगों ने डायरेक्ट जैसे ही मन में आए वही अमाउंट पुट कर दी और गलत कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में गलत है, ठीक है, गलती है, लेकिन फिर भी इसमें ये जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, तो ये काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें तो कॉन्सेप्ट आपके ये कवर हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये होमवर्क में रहेगा आपके पास में, सर फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं, फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बताइए, परसेंटेज में है सारी इन्फॉर्मेशन, तो परसेंटेज का फॉर्मूला पुट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय सेल, ठीक है। सारी चीज़ें ऊपर गिवन है, रेवेन्यू मतलब कि सेल, ऑपरेटिंग इनकम मतलब कि EBIT सर, ऑपरेटिंग इनकम मतलब कि EBIT, और EPS आपको गिवन है सर जी, ओके। कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर, कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला ध्यान रहे सर, फाइनेंशियल लीवरेज इनटू आपके पास में ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज का है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल मल्टीप्लाई, फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला है सर, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये आपका क्या हो गया सर, ये क्या हो गया सर, कंबाइन लीवरेज। अच्छा, इसे छोटा भी कर सकते हैं आप, EBIT से EBIT कट गया तो फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं, हर एक के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास में ख़त्म। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, फिर 10 और 11 करवाता हूँ, 10 और 9। सबसे पहले 12 पे आ जाइए, छोटे मोटे हैं वो मैं ऐसे ही करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग लीवरेज सेल वगैरह गिवन है, इंटरेस्ट आपको गिवन है और कंबाइन लीवरेज है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बताइए सर, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पता है क्या, आंसर इज़ नो, ये 1.2 होगा, ठीक है। ये आपके पास में मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद कहता है सर जी ये इसमें से तो कुछ भी नहीं पता, कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं पता, EBIT भी नहीं पता, ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ पता है, ऑपरेटिंग लीवरेज और कॉम्बाइन लीवरेज। क्या मैं फाइनेंशियल लीवरेज निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू अगर फाइनेंशियल लीवरेज करते हैं तो कंबाइन लीवरेज मिलता है। कंबाइन लीवरेज पता है 2.16 है, फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है, ऑपरेटिंग लीवरेज 1.2 है, बड़े आराम से निकल गया। फाइनेंशियल लीवरेज कितना होगा सर, 2.16 डिवाइड बाई 1.2, तो यह आंसर आ जाएगा 1.8, लीजिए, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज आपके पास में है, सारी चीज़ें निकल गई। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला ज़रा बताइए, EBIT डिवाइड बाई EBT, ठीक है। अच्छा, EBIT तो नहीं पता, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास में कितना 1.8। क्या ऐसे लिख सकते हैं, आंसर इज यस। इंटरेस्ट आपको पता है, देखिए 10 लाख रुपीज़। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 1.8 पता है, ये भी पता है, सिर्फ और सिर्फ EBIT नहीं पता, तो निकाल लीजिए। EBIT जैसे ही मिल जाएगा सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपके पास में होमवर्क में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं सर जी, मैं 10 की थोड़ी सी डिस्कस कर दूँ, ठीक है। 10 में मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पे क्या ही बताए फिर, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट है जो मुझे बताना चाहिए, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एग्ज़ाम में ऐसा पॉइंट आ जाए तो हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कहते हैं सर जी कि
क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा, ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइन लीवरेज, ये सारी चीज़ें। कंबाइन लीवरेज दिया है तो फाइनेंशियल लीवरेज भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें, इंटरेस्ट वगैरह गिवन है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है, सेल गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, सारी चीज़ें मिल जाती है। कहते हैं कि सर फाइनेंशियल लीवरेज निकालिए, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीवी रेशियो निकालिए, पीवी रेशियो मतलब कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ईपीएस पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे, ईपीएस भी मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें मिल जाएगी। कहते हैं कि सर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सर कहते हैं यहाँ पे कि इफ़ द कंपनी बिलोंग्स टू इंडस्ट्री, कहते हैं कि असेट टर्नओवर रेशियो जो है वो 1.5 है, ठीक है। असेट टर्नओवर रेशियो आपके पास में 1.5 है। डज इट हैव हायर और लोअर असेट टर्नओवर रेशियो, तो इसमें कहता है कि भाई इंडस्ट्री में 1.5 आपके पास में असेट टर्नओवर रेशियो चल रहा है। आपको क्या करना है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकाली तो आपको सिंपली क्या करना है, कंपनी की जो भी सेल है डिवाइड बाय असेट कर देना, जो भी आंसर आया 0.78। इंडस्ट्री में 1.5 चल रहा है, आपका कंपनी का 0.78 है, मतलब कि किसका ज़्यादा है सर, इंडस्ट्री का ज़्यादा है। तो यहाँ पे वही सेंटेंस लिखना है कि इंडस्ट्री के असेट टर्नओवर रेशियो कंपनी से ज़्यादा है, बस, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पूछता है एट व्हाट लेवल ऑफ द सेल, कहता है ईपीटी जो है वो 0 बन जाएगा। ये तो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका, कौन सा, इलस्ट्रेशन, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी आपके पास में सिंपल सा है, ठीक है। ऐसा मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, 10 आप नहीं करिएगा। अच्छा, अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9 बचता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ सिंपल है। कहते हैं कि सर सेल प्राइस वर्क, सब कुछ आपको देगा, यूनिट देगा, सेल प्राइस, वेरिएबल, फिक्स, सब कुछ दिया है। आपको सिंपली क्या करना है सर, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और कुछ नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको आपके पास में है। कहता है नविया लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो कुछ अमाउंट प्रोजेक्ट एक्सटेंशन करना चाहते हैं और उसके लिए उनको कुछ अमाउंट की ज़रूरत है। कितने अमाउंट की, 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। और कहता है कि सर कंपनी ने एक्सपर्ट से जाना कि सर आपके पास में, कहता है कि कंपनी एक्सपेक्ट करते है कि आपके पास में जो आउटपुट है करंट, वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाई 50%। तो आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, अभी कितना है आउटपुट 1 लाख, वो इंक्रीज़ होके 50% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 1 लाख प्लस 50% मतलब कि कितना हो गया, 1,50,000 हो गया, ठीक है। तो 1,50,000 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई, बाय लिखा है 5 लाख रुपीज़, तो फिक्स कॉस्ट आपकी हो जाएगी 15 लाख, ठीक है। 10 पहले थी, 5 से इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट आपके पास में 15 लाख हो जाएगी, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आपके पास में 15 लाख हो जाएगी। इसके बाद कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी 10% से, ठीक है जी। तो वेरिएबल कॉस्ट 10% से डिक्रीज हो जाएगी। करंटली कितना है, 20 रुपये, 20 रुपये में से 10% माइनस करिए, 20 माइनस 10%, तो ये हो जाएगी ₹18 पर यूनिट, ₹18 पर यूनिट। और यूनिट तो अभी निकाला, 1,50,000 इंटू 18 करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट एग्जिस्टिंग लेवल, ठीक है। एडिशनल जो आउटपुट है एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल पे हम सोल्व करेंगे, मतलब कि सेल प्राइस सेम रहेगी, सेल प्राइस सेम रहेगी, ऐसा कहना चाहता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है फॉलोइंग अल्टरनेटिव, इनके पास ऑप्शन है। अल्टरनेटिव का मतलब 3 कॉलम बनानी है। ये आपके पास में ये जो चैप्टर है ना, ये पॉइंट नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये डिटेल में आप ये मेरे साथ EBIT EPS एनालिसिस में पढ़ेंगे, EBIT EPS एनालिसिस, ठीक है। ये चैप्टर है, उसके साथ आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गिवन है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे समझ ना आए इस क्वेश्चन में तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन जो है वो आपके दूसरे चैप्टर का लिंकेज है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और वैसे भी सिंपल आपके पास में क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है 3 अल्टरनेटिव है। एक कहता है कि 10 लाख रुपए की जो ज़रूरत है आपको, ठीक है, ये 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर इशू करके ले लो। दूसरा कहता है कि सर एक काम करिए,
5 लाख रुपए इक्विटी शेयर से और बैलेंस जो है वो डिबेंचर इशू करके ले लो। और तीसरा कहता है कि सर आपके पास में 6% डिबेंचर वाले इशू कर दो। ठीक है, 3 अल्टरनेटिव है तो 3 कॉलम बना लीजिए, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लीजिए, काम खत्म। कहता है फाइंड आउट करिए तीनों अल्टरनेटिव से कौन सा अल्टरनेटिव बेहतर रहेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स 40% है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। वैसे इसका लिंकेज तो जो है दूसरे चैप्टर से है, लेकिन फिर भी सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, इसमें समझ ना आए तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात आपको नहीं है। ठीक है, चलिए फॉर्मेट तैयार कर दीजिए, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहीं से। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ठीक है, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम। ठीक, ओके जी, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। चलिए ये चीज़ आपके पास में हो गई। ओके जी, अब कहते हैं सर जी कि आपके पास में यहाँ पे कहते हैं एक मिनट ज़रा रुक जाइए। कहते हैं कि सर 3 अल्टरनेटिव है, जितने अल्टरनेटिव होती है उतने कॉलम बनानी होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि सर आपके पास में 3 अल्टरनेटिव है तो 3 कॉलम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास में अल्टरनेटिव 1 के लिए कॉलम, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3। ठीक है, ये आपके पास में 3 कॉलम बन जाती, ये आपके पास। ठीक है, कहते हैं कि सर बताइए सेल कितना है। सेल आपके पास में इंक्रीज़ हो जाएगा कितने से सर, 1,50,000 यूनिट हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 40 रुपीज़, सेल प्राइस सेम रहेगी, बस यूनिट इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो 1,50,000 इंटू 40 करिए, 1,50,000 इंटू 40 कैसे, 1,50,000 इंटू 40 मतलब कि यहाँ पे आपका 60 लाख आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 लैक्स। और सब के लिए सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी अल्टरनेटिव हो। ठीक है, सेल परचेज वगैरह सब कुछ सेम रहता है। देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस इन लोगों ने इंटरेस्ट में आएगा। डिफरेंस इंटरेस्ट में आएगा क्योंकि कुछ 10 लाख रुपए की इनको ज़रूरत है। ये सोच रहे हैं कि 3 अल्टरनेटिव से ये मंगवा सकते हैं, या तो इक्विटी इशू करके मंगवा लीजिए। ठीक है, या तो थोड़ा बहुत इक्विटी थोड़ा बहुत डेप्थ से, या फिर पूरे का पूरा डेप्थ से। देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर इक्विटी से मंगवाओ ना, आपके पास में यहाँ पे कहता है अगर इक्विटी से हम मंगवाएंगे। ठीक है, अगर हम इक्विटी से मंगवाएंगे तो कहते हैं कि सर इक्विटी से मंगवाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर डेप्थ आपके पास में इशू करोगे तो डेप्थ से क्या होगा, डेप्थ से आपके पास में होगा आपके यूँ कि ये कहता है कि सर जी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, डेप्थ से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और यहाँ पे पूरा ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बस इतना फ़र्क पड़ता है। तो चेंजेस कहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट वगैरह में आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास में क्या है, वेरिएबल कॉस्ट कहता है 18 रुपये हो गया था। ठीक है, तो 1,50,000 इंटू 18 कर दीजिए, इंटू 18। ठीक है, 27 लाख। सब के लिए सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी अल्टरनेटिव हो। ठीक है, तो 60 माइनस 27 33 लाख, 33 लैक्स। ठीक है, ये
फिर से एक बार बता रहा हूँ सर जी, ये क्वेश्चन समझ ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे गिवन है इसलिए मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ताकि फिर जब EPIT EPS एनालिसिस चैप्टर पढ़ाऊँगा तब मैं वापस से कहूँगा कि ये क्वेश्चन वापस से देख लेना वीडियो में, ठीक है, तब आपको समझ आ जाएगा। ओके, फिक्स कॉस्ट तो ऑलवेज भी फिक्स, यहाँ पे कहाँ है फिक्स कॉस्ट? अच्छा, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज भी फिक्स होता है, लेकिन क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली बताए कि चेंज हो रहा है तो फिर वो कंसिडर करना पड़ेगा। 15 लाख, ठीक है, तो 15 लाख आपके पास में 15 लैक्स, तो 33 में से 15 माइनस कर दिया तो 18 लाख रुपीज़ EBIT, ठीक है, और सबके लिए यह सेम रहेगा। चेंज अप से होने वाला है, चेंज जो है वो आपके पास में अप से होने वाला है। कहते हैं कि सर इंटरेस्ट 16% है। अच्छा, ये तो ऊपर का आ गया ना। इंटरेस्ट कितना है सर जी? इंटरेस्ट आपके पास में कहता है अल्टरनेटिव 1 अगर है तो इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है, जो पुराना वाला चल रहा है वो चला सकते हो, लेकिन नया कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, नया कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पुराने में क्या हमारे पास में डेप्थ था क्या, देख लो। हाँ जी, पहले भी हमारे पास में डिबेंचर्स है, उसका इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। नया जो हम 10 लाख रुपए लेके आएंगे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि 10 लाख इक्विटी से मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो 10 लाख रुपए इंटू 7% करिए, इंटू 7% मतलब कि 70,000। ओल्ड वाला 70,000 हमें पे करना है बस, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे 18 लाख माइनस 70,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 लाख 30,000, ठीक है। 17 लाख 30,000 ये आपके पास में क्या आ गया सर? EBT आपके पास में, ठीक है। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो रही है? सिंपल सी चीज़ है। टैक्स रेट के लिए क्वेश्चन में गिवन था, टैक्स रेट कितना था? लास्ट में गिवन है 40%, तो टैक्स रेट 40% है, माइनस करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 10,38,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? तो कहते हैं कि सर पहले से नंबर ऑफ शेयर आपके पास में कितने हैं सर? 1 लाख। नए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसके लिए भी नंबर ऑफ शेयर 10 रुपये वाले इशू करेंगे, मतलब कि 10 लैक्स डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 1 लाख। तो 1 लाख पहले से थे, 1 लाख और आ जाएंगे, मतलब कि 2 लाख। ये समझने वाली बात थी, जो EBIT EPS एनालिसिस चैप्टर में आप मेरे साथ पढ़ेंगे। कहते हैं 10,38,000 डिवाइड बाई 2 लाख। जिसको ये चीज़ समझ में आ रही है, वैसे समझ में नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो चैप्टर नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन जिसको ये समझ में आ रहा है, मतलब समझ लीजिए कि FM में वो चलेगा आगे, बहुत चलेगा, ठीक है, बहुत आगे चलेगा। जिसको ये इतने में समझ आ रहा है, मतलब कि FM में मतलब एग्जामिनेशन लेके आएगा इस बार, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेटिव 2 क्या कहता है कि सर 50% अमाउंट, मतलब कि 5 लाख रुपए इक्विटी से, 5 लाख रुपए डेप्थ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 70,000 तो हर एक में पे करना है, क्योंकि पहले से हमारे पास में इंटरेस्ट है, चल रहा है, ठीक है। तो वो अल्टरनेटिव कोई भी हो, 70,000 तो ओल्ड वाला इंटरेस्ट है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। इसके बाद कहता है कि अगर 5 लाख इंटरेस्ट आपके पास में डेप्थ से मंगाओगे, ये क्या कहना चाहता है सर? ये कहना चाहता है आपके पास में सेकेंड अल्टरनेटिव कहता है 5 लाख रुपए इक्विटी, ठीक है, इक्विटी, और 5 लाख रुपए डेप्थ से मंगवाएंगे, डेप्थ। तो 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, और क्या ही कहेंगे, ठीक है। 5 लाख रुपए पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, 5 लाख इंटू 6%, कहते हैं 30,000 और लग जाएगा। 70,000 तो हर एक पे लगेगा, क्योंकि वो ओल्ड का पहले से ही लिया हुआ चल रहा है, ठीक है, लोन डिबेंचर, तो उस पर तो इंटरेस्ट पे करना ही करना है, कोई भी अल्टरनेटिव हो। 30,000 और पे करना पड़ेगा क्योंकि और इशू कर रहे हैं, तो ये आपके पास में 1 लाख हो गया। ये 18 लाख आपके पास में, 1 लाख माइनस कर दिया, 17 लाख आपके पास में, 17 लाख, ठीक है। 40% टैक्स रेट है, 17 लाख माइनस 14% आपके पास में 10,20,000, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? देखिए 1 लाख तो पहले से थे, इसमें इस बार कितने होंगे? 10 रुपये वाला इशू करने 5 लाख रुपए के लिए, तो 50,000, तो 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000, 1,50,000 कीजिए। 10,20,000 डिवाइड बाई 1,50,000, कहते हैं 6.8,
ठीक है। EPS कितना निकल के आया 6.8। ओके जी। इसके बाद कहते हैं अल्टरनेटिव 3 में क्या कहता था सर, पूरे का पूरा डिबेंचर से मंगवा लो। ठीक है, पूरे का पूरा डिबेंचर से मंगवा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख रुपए चाहिए थे, 10 लाख रुपए डिबेंचर से मंगवाएंगे तो ये 10 लाख रुपए पे भी इंटरेस्ट लगेगा। 10 लाख इंटू 6%, 60,000, 60,000। कहते हैं 70,000 तो ओल्ड वाला पे करना ही करना है, 60,000 और लगने लगेगा। कहते हैं कि आपके पास में कितना है सर, EBIT 18 लाख, और उसमें से माइनस कर देंगे ये 2, 18 लाख माइनस 70,000 माइनस 60,000, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 16,70,000। 16,70,000। 40% टैक्स रेट पे करेंगे, माइनस 40%, तो आपके पास में 10,02,000। और बताइए नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो यहाँ पे नए को इशू करें, आंसर इज नो, डेप्थ इशू करा था तो पहले जितने थे वही हुआ करेंगे, 1 लाख, तो डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे, तो यहाँ पे आपका EPS बनेगा 10.02। ठीक है। अब कहते हैं कि सर कौन सी कंपनी या सॉरी कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, तो आप EPIT EPS एनालिसिस जो चैप्टर है मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एक यूनिट है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका चैप्टर का नाम है, उसके अंदर एक यूनिट है EBIT EPS एनालिसिस। उसके अंदर पढ़ेंगे कि सर जिसका EPS सबसे ज़्यादा होगा वो आपके पास में बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। इसमें अगर आप देखें तीनों अल्टरनेटिव में, तो यहाँ पे EPS है कितना है 5.19, यहाँ पे 6.8, यहाँ पे 10.02, तो सबसे ज़्यादा EPS किसका है, ये वाला। ठीक है, सबसे ज़्यादा EPS किसका है सर, ये वाला। तो सबसे ज़्यादा जिसका EPS है, ठीक है, वो बेहतर ऑप्शन है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में। इसे हम कहेंगे सर बेस्ट अल्टरनेटिव कह सकते हैं या फिर बेस्ट ऑप्शन कह सकते हैं। ठीक है, लीजिए काम ख़त्म। ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ मैं लिखवा देता हूँ कि सर ये इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ेंगे EBIT EPS एनालिसिस, EBIT EPS एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लीजिए ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। ओके जी, क्लियर, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को समझ ना आया हो, और नहीं आया तो 2 बार देखेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन ICA मॉड्यूल के ख़त्म हो जाते। अब RTP MTP में से मैं 2-3 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके पास में अलग होंगे। ठीक है, सेम होंगे वो हम नहीं करेंगे, ताकि एक तरीके से आप देखिए कि RTP MTP भी आपके इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट और एक लेक्चर लगेगा, 3 लेक्चर में आपके लीवरेज ख़त्म RTP MTP के साथ। ठीक है जी, चलिए।